हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे और सभी लोगों का स्वागत है। एंड यस, ईशान एंड अभिषेक, सभी को गुड इवनिंग और वेलकम ऑल इन सेकंड लेक्चर ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हम कुछ टॉपिक के साथ बच्चे लेफ्ट हुए थे, जो हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, सो कुछ टॉपिक्स जो हमारा रिमेनिंग रह रहा था, टॉपिक में हम थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान के बस फॉर्मूले के साथ छूटे थे। तो एक बार वो फॉर्मूले देख लेते हैं और उसके बाद बच्चे फिर हम एंटर करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे। यस, सभी को गुड आफ्टरनून। सो आगे बढ़ते हैं। मैं बात पे आ रहा हूँ ये पिक्चर्स के ऊपर, वन बाय वन हम देखेंगे चीजों को अच्छे से। चलिए, तो बच्चे हम बात कर रहे थे। सो अगेन दिस इज अ लेक्चर नंबर 2। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। एंड वेलकम ऑल इन सेकंड लेक्चर ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ये पहला क्लास होगा, जो कल क्लास नहीं लगा पाए थे, मैं बता देता हूँ। कल हमने कुछ बेसिक सी चीजें स्टडी करी थी। हमने ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाईवे कैसे हुआ इंडिया के अंदर, वो स्टडी किया था और कुछ हम उसकी बेसिक चीजें पढ़े थे। फाइन। अच्छा, अब जहां पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, और हम थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान के साथ थे। थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, और इसका ईयर देखो, आपको पता है, ऑल्दो आपसे वो कभी पेपर में पूछता नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुआ आपका। इसका ईयर 1981 से 2001 था। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? मीटिंग हुआ था ये लखनऊ में। फाइन, तो इसे हम लखनऊ रोड प्लान के नाम से भी जानते हैं। इतनी तो हम चीजें पढ़ चुके थे, लखनऊ रोड प्लान। अब बात करते हैं जो न्यूमेरिकल यहां से बन रहा था, और हमने बात करी थी कि कल हम उस फॉर्मूले बेस पे नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी, कुछ पेजेस हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। तो चलिए बच्चे, आज वो लिमिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। चलिए देखो, अब बच्चे अगर मैं बात करूं कि नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी होगी, नेशनल हाईवे लेंथ एज पर थर्ड 20 ईयर्स रोड प्लान। ठीक है, मैं फिर से उन बच्चों का स्वागत करता हूं जो आज बिल्कुल नए हैं क्लास के अंदर, जिनका पहला क्लास है। हमने HPPSC के लिए बच्चे मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे HPPSC के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बाय ओन, या जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे, उनका तो स्वागत है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे यहाँ पे देखो, नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा। आप गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल भर सकते हो, बाकी हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे, या आप डायरेक्टली नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरी को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है और अभी से हम ये हाईवे स्टार्ट किए हैं, तो डेली हम ये 2-2 घंटे की हाईवे की क्लास रखेंगे और एक क्लास हमारा और रहेगा। तो कुल मिला के हमारा टेक्निकल 4 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं और लगभग आपको 1.5 या 2 घंटे की नॉन टेक की क्लास, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में बच्चे ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल ये दोनों चीजें कवर है। फाइन, तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कि नेशनल हाईवे की अगर मुझे लेंथ फ्रेम करनी है तो ये लेंथ कितनी है नेशनल हाईवे की, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो बच्चे कल भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे वर्बली बताए थे। अगर मैं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे लिखूं, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो किलोमीटर में है बच्चे, तो गौर करना आपको यहाँ पे एरिया गिवन होगा कि टोटल एरिया कितना है जहां से आपने ये कंस्ट्रक्शन करना है रोड का। तो ये टोटल एरिया जो स्क्वायर किलोमीटर में होगा, इसको आपने 50 से भाग कर देना है। टोटल एरिया को 50 से भाग कर दो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे। पहली चीज तो ये, और गौर करना जो आंसर आएगा ना, ऐसा मत सोचना कि आप एरिया को 50 से भाग कर रहे हो तो आपको एरिया में ही यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। ये एक तरह से फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, मतलब ये चीजों को
डिराइव करने के बाद हमें एक फॉर्मूला फ्रेम किया हुआ है कि अगर आपको नेशनल हाईवे की लेंथ लिखनी है एज पर द थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, देन यू हैव दिस फॉर्मूला, एरिया जो भी गिवन होगा स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइड कर दो 50 से। अगर एरिया गिवन नहीं होगा देन हाउ टू कैलकुलेट, लेट अस सी। अब मान लो बच्चे अगर आपको एरिया नहीं गिवन है, सपोज पेपर के अंदर आपको एरिया गिवन नहीं है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर थोड़ा आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपको यहाँ पे टाउन्स गिवन होंगे, टाउन्स की संख्या कितनी है, विलेजेस आपको गिवन होंगे, नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं। अगर आपको टोटल एरिया गिवन नहीं है तो टाउन्स वो देके रखेगा, नंबर ऑफ विलेजेस आपको देके रखेगा। नाउ हाउ टू राइट दिस टोटल एरिया, लेट अस सी। और मैं यहाँ पे टोटल एरिया की रिस्पेक्ट में लिखता हूं टोटल रोड लेंथ, टोटल एरिया की रिस्पेक्ट में टोटल रोड लेंथ, ठीक है, टोटल एरिया की रिस्पेक्ट में टोटल रोड लेंथ। बच्चे इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे फ्रेम करता हूं। ये 2-3 बार आपने फॉर्मूले को लिखना है, 4.74 टाइम्स इनटू नंबर ऑफ टाउन्स प्लस टाउन्स कितने हैं ये आपको गिवन होगा, 200 होंगे, 250 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, जो भी नंबर होगा राइट देयर, प्लस नंबर ऑफ विलेजेस प्लस नंबर ऑफ विलेजेस। तो जो भी नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेस की आपको यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, संख्या गिवन है, दोनों को जोड़ो और 4.74 से मल्टीप्लाई कर लो। 4.74 आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसको 4.75 कर सकते हो, ठीक है, या 4.70 के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। सेकंड बच्चे जो भी रोड डेंसिटी है, और दूसरा क्या होगा, रोड डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और रोड डेंसिटी इंटू एरिया। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि बच्चे लखनऊ रोड प्लान के अंदर हमारा जो रोड डेंसिटी था दैट वाज द, हाँ जी, इज इट 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ऐसा ही था। 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए आपने 82 किलोमीटर रोड लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई किया, टारगेट बोल दो, रोड डेंसिटी बोल दो, तो जो भी आपके पास यहाँ पे एरिया होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, सो विल गेट काइंड ऑफ दिस टोटल रोड लेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ से आपको बच्चे टोटल रोड लेंथ मिल जाएगा ना, टोटल एरिया नहीं, टोटल रोड लेंथ, ठीक है। पेपर के अंदर आपसे नेशनल हाईवे की लेंथ पूछी हुई थी, अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे पूछता है तो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, मैं फिर से बोलता हूँ कि एक नंबर यहां से बनेगा, एक नंबर यहां से बन रहा है, और ये बन रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। रिकॉर्डेड लेक्चर में भी यही होगा क्या सर? हाँ यही होगा। जो डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा, और डिटेल में मिलेगा, लेकिन ये आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। जो लाइव चल रहा है ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और जो आपको डिटेल्ड रिकॉर्डेड थिंग्स जो हम आपको दे रहे हैं मॉड्यूल के अंदर, उसमें इससे भी ज्यादा डिटेल में मिलेगा। फाइन। तो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे की अगर मैं बात करूं, ये भी बच्चे किलोमीटर के अंदर, दो चीजें ध्यान रखना, या तो वो पेपर में आपको बोलेगा स्टेट हाईवे है, या तो आपको बोलेगा वो नेशनल हाईवे है, दो चीजें, या तो स्टेट हाईवे है या तो नेशनल हाईवे है। फाइन। अब कैसे करोगे, नाउ जस्ट सी। पहले आपने यहाँ पे फ्रेम किया कि मुझे जो एरिया गिवन होगा स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, अगर मैं उसको बच्चे 50 से भाग करूं तो मुझे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे मिल रहा है। जो भी एरिया गिवन है स्क्वायर किलोमीटर में 50 से भाग करोगे तो आपको लेंथ मिलेगी नेशनल हाईवे की, बस इतना ही था। अगर स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो जो भी एरिया गिवन होगा आपको स्क्वायर किलोमीटर में, 50 का आधा कितना होगा, 25, इससे भाग करो, एक तो ये वैल्यू आएगी। दूसरा बच्चे आपने क्या चेक करना है यहाँ पे, सेकंड थिंग दैट यू हैव टू चेक हियर, अब नंबर ऑफ यहाँ पे टाउन चेक कर लो कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो 62.5, 62.5 से आप वो नंबर ऑफ टाउन्स जो भी फिगर गिवन होगा उसको गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टाउन्स बाय 62.5, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है इसमें से आप नेशनल हाईवे की लेंथ घटा लो। अगर मान लो आपसे वो क्वेश्चन में स्टेट हाईवे की लेंथ पूछता है कि बताओ लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कितना है, तो डेफिनेटली आपको नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी पड़ेगी, देगा नहीं आपको, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको देके नहीं रखता है, तो आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। ये तो आप इजीली कर लोगे, एरिया जो भी स्क्वायर किलोमीटर में होगा उसको 25 से भाग कर दो, फाइन, या जो भी आपने नेशनल हाईवे की लेंथ में निकाला होगा वैल्यू उसका आधा ही हो जाएगा, ये सीधा बोल लो, है कि नहीं। अब इन दोनों में से बच्चे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी आपने उसको आंसर रिपोर्ट कर देना है, दैट इज द आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे। फाइन। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो पेपर में वो आपसे नेशनल हाईवे पूछेगा या तो आपसे वो स्टेट हाईवे पूछेगा, क्लियर। और आपने जो पेपर में चीजें पूछी जा रही हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है उनको आपने टिप्स पे कर लेना है, जस्ट लाइक दीज टू फॉर्मूलेस।
फाइन. ऑल्दो वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर द दिस एमडीआर आल्सो. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर आपको लेंथ निकालनी होती है तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है. उसका फॉर्मूला क्या है? सो इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट लेंथ ऑफ एमडीआर. एमडीआर बोले मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. तो इसकी लेंथ निकालने का बच्चे ये फॉर्मूला होता है. जो भी एरिया आपको गिवन होगा स्क्वायर किलोमीटर में, तो नेशनल हाईवे में आपने उस एरिया को 50 से भाग किया, स्टेट हाईवे में बच्चे आपने उस एरिया को 25 से भाग किया, और यहाँ पे 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 हो गया क्या? तो यहाँ पे जब भी आप एमडीआर की लेंथ निकालोगे उसमें आपने उस एरिया को 12.5 से भाग कर देना है. पहली चीज तो ये. सेकंड, और दूसरा आप क्या करोगे, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ. सेकंड यू विल डू कि जो भी नंबर ऑफ टाउन्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन होगा नंबर ऑफ टाउन्स. ठीक है, नंबर ऑफ टाउन्स आपको गिवन होगा. आप इस नंबर ऑफ टाउन्स को बच्चे 90 से मल्टीप्लाई कर लेना, 90 से. इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी उसे आंसर रिपोर्ट कर देना, विच एवर इज ग्रेटर. क्लियर है? ये देखो मेजर तो दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. एक तो नेशनल हाईवे का जिसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी एरिया गिवन होगा उसको 50 से भाग करना है, आपको लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे मिल जाएगा. बस स्टेट हाईवे का थोड़ा ध्यान रखना. अगर वो स्टेट हाईवे की आपसे लेंथ पूछ रहा है कि बताओ कितनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? टोटल एरिया को जो स्क्वायर किलोमीटर में 25 से भाग कर दो, और सेकंड आपने बोला 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स. ये फिगर सॉल्व करने में जो भी वैल्यू आएगी इसमें से आप नेशनल हाईवे की लेंथ वाला फिगर घटा लो. आपको इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी दैट विल बी द आंसर फॉर द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे. ठीक है जी. चलिए बच्चे, अगर इतना चीजें क्लियर है तो मैं बढ़ता हूं आगे. नेक्स्ट, एंड राइट नाउ वी हैव दिस इज द ज्योमेट्रिक डिजाइन. नेक्स्ट बच्चे अगर बात करें तो हमारा जो दूसरा यहाँ पे चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन. तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन इंडिया ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से आपका एक नंबर कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक है, सो अगेन वेलकम ऑल इन चैप्टर नंबर 2. दिस इज सेकंड चैप्टर दैट वी हैव, हाईवे इंजीनियरिंग, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई एम पुटिंग नंबर ऑफ स्टार ऑन दिस वन, सो यू कैन आल्सो पुट. ओके, आप ये लेके चलो कि हाईवे इंजीनियरिंग में लगभग 60 to 70% जो न्यूमेरिकल फ्रेम होता है बच्चे ज्योमेट्रिक डिजाइन का, जो हाईवे में न्यूमेरिकल फ्रेम होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन का, वो यही वाला चैप्टर है, ज्योमेट्रिक डिजाइन. ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. चाहे आप बच्चे स्टेट जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप अपने एई एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ज्योमेट्रिक डिजाइन हमेशा रहता है. तो ज्योमेट्रिक डिजाइन का क्या मतलब है, पहले तो ये देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाने की बाय पिक्चर. ये लो बच्चे, कुछ चीजें देखते हैं इधर. अब एक चीज देखो इसके अंदर, ज्योमेट्रिक डिजाइन का क्या मतलब है. पहली चीज तो ये, ज्योमेट्रिक डिजाइन बच्चे जो भी चीजें आपको रोड के ऊपर दिखाई देती हैं, पहली चीज ऑल द विजिबल फीचर्स अवेलेबल ऑन द रोड सरफेस. अच्छा, रोड के ऊपर क्या दिखाई देगा, देखना जरा, रोड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है बताओ. हाँ, देखो रोड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये रोड साइड में आपको कुछ बाउंड्री टाइप में दिख रही है. ठीक है, एक वॉल टाइप की लगाई है जिसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे कर्व बोलते हो. दिस इज काइंड ऑफ कर्व स्टोन. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या लगा है, ये डिवाइडर लगा है. डिवाइडर बोल दो, मीडियन बोल दो, ट्रैफिक सेपरेटर बोल दो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. जो चीजें आपको रोड के ऊपर दिखाई दे रही है, डिवाइडर आपको दिख रहा है, ये आपका जो जहां पे गाड़ी चलती है बच्चे, इसको हम कैरिज वे या पेवमेंट बोलते हैं. कैरिज वे बोल दो या पेवमेंट बोल दो. ठीक है, अच्छा इसके बाजू में देखो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, तो अगर देखो एक लेन इस तरफ है, एक लेन इस तरफ है, ऑल्दो यहाँ पे आपको मल्टी लेन दिख रहा है. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये 4 लेन है, तो ये मल्टी लेन हो गया, 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन इस तरफ है. तो ये जो बच्चे आपका सेंटर वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ऑल्दो इस फिगर में तो आपको यहाँ पे कुछ स्लोप भी दिख रहा है, ग्रेडियंट चढ़ाई है, ये कैरिज वे कर्व. कैरिज वे कर्व आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चे, ये शोल्डर वाला पोर्शन होता है. दिस इज काइंड ऑफ द शोल्डर पोर्शन. ठीक है, हाँ, ये शोल्डर वाला पोर्शन होता है. तो अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे एक बाउंड्री आपने लगाई होती है, तो अगर ये बिल्टअप एरिया होता और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हाई होता तो यहाँ पे फुटपाथ भी बन रहा होता.
फुटपाथ भी हमारे पास होता है। तो हम क्या करते हैं कि कैरिज वे वाले पोर्शन को फुटपाथ से अलग करने के लिए एक बाउंड्री या वॉल टाइप की देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्व स्टोन। और ये कर्व स्टोन अलग अलग तरह का होता है। मतलब सम टाइम तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ड्राइवर को लिटिल डिफिकल्टी के साथ अलाउ करते हो कि वो यहाँ पे शोल्डर वाले एरिया में एंटर कर सकता है। फाइन। अच्छा, और रोड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? देखो रोड के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ कर्व दिख रहा है, मोड़ दिख रहा है, ये घूम रहा है कुछ ऐसे जैसे आ रहा है इस तरह से। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा पिक्चर को मैं और सही करूं, गौर करना जरा, देखना। तो यहाँ पे इसके साथ आपको क्या इस वाली फ्रेम में कुछ चढ़ाई टाइप की दिख रही है कि जो गाड़ियां वो चढ़ाई चढ़ रही है, ठीक है, या गाड़ियां यहाँ पे ये वाले साइड में चढ़ाई चढ़ रही है और ये वाली साइड में गाड़ियां उतराई उतर रही है। तो काइंड ऑफ स्लोप है जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। मतलब रोड के ऊपर आपको जो भी दिख रहा है बच्चे, अब रोड के ऊपर क्या दिखेगा? आपको कर्व भी दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। हॉरिजॉन्टल कर्व बोले मतलब कुछ इस तरह से, पाथ जब हम चेंज कर रहे होते हैं स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में गाड़ी एंटर करती है, हॉरिजॉन्टल कर्व हो जाएगा, वर्टिकल कर्व हो जाएगा, इंटरसेक्शन चौराहा टाइप का हो जाएगा। जो जो चीजें आपको रोड के ऊपर दिखती हैं आपने सभी का डिजाइन करना है। और वो आर्ट जिसमें आप इन चीजों का डिजाइन करते हो दैट इज सेड टू बी द ज्योमेट्रिक डिजाइन। और ज्योमेट्रिक डिजाइन का बच्चे हमारा जो कोड होता है वो IRC 73 होता है। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो कोड है वो IRC 73। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ चीजें और आपको यहाँ पे शो करता हूं। देखो, अब कई बार आपसे, और तो अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, आपकी स्टेट में नहीं आया, हिमाचल में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि माइलस्टोन का कलर बताओ क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, अगर बच्चे हम नेशनल हाईवे की बात करें, ठीक है, तो ये येलो और जो व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये नेशनल हाईवे के लिए, दिस इज फॉर द नेशनल हाईवे, लिखा हुआ है इधर देखो, नेशनल हाईवे, येलो एंड व्हाइट। येलो नीचे हमेशा ही व्हाइट होगा। जितने भी आपके रोड हैं बॉटम में जो इसका है, ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहाँ वाला, ये हमेशा आपका व्हाइट होगा। आप कोई सा भी यहाँ पे रोड कॉम्बिनेशन उठा लो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टेट हाईवे की, गौर करना, तो स्टेट हाईवे में आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर यहाँ पे ग्रीन है, ये बच्चे ग्रीन है, और नीचे वाला व्हाइट है, ग्रीन एंड व्हाइट, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेट हाईवे के बाद मेरा है MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मैं बात कर रहा हूँ बच्चे MDR की। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या कलर कॉम्बिनेशन है? ये ब्लैक है, ये ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, ये ब्लैक है बच्चे, ये ब्लू भी हो सकता है, मैं दोनों लिख देता हूं यहाँ पे, ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, और ये नीचे क्या है? नीचे तो हमेशा व्हाइट रहेगा। प्लीज रिमेंबर द कलर कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहाँ पे रूरल रोड की बात करूं, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन समटाइम बन जाते हैं, PMGSY, इसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे रूरल रोड्स की बात करनी है बच्चे, रूरल रोड्स, और रूरल रोड्स में बताओ यहाँ पे जो माइलस्टोन है, जो मील का पत्थर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है, इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है? ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा रेड एंड व्हाइट, या ये ऑरेंज एंड व्हाइट भी होता है, ऑरेंज। ठीक है जी, ऑरेंज एंड व्हाइट। क्लियर? चलिए, अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आप आंसर कर सकते हो। कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब बच्चे ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, देखो इस फिगर को ध्यान से देखो और इसमें बताना आपको क्या चीज नहीं दिख रही है, कौन सी चीज आपको नहीं दिख रही है। मैं रेड कलर के साथ चलता हूं बच्चे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, इसी फिगर से पूछा हुआ है, ढूंढो जरा जल्दी से। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि चेनेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि चेनेस को कैसे आप मेंशन करोगे। चेनेस, मैं इधर लिखता हूं बच्चे, चेनेस। तो पहली चीज तो ये बच्चे कि जो चेनेस वर्ड है ये तो सर्वेइंग का वर्ड है कि नहीं? चेनेज जो वर्ड है बच्चे वो सर्वेइंग का वर्ड है, और चेनेज हमेशा ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां से भी ये रोड बनना शुरू हुआ होगा, कहीं भी इसका मान लो कोई ओरिजिन पॉइंट होगा। सेम एग्जांपल, अभी जैसे हमारे पास एक किरतपुर टू नेर चौक, ठीक है, एक अभी जो 4 लाइन अभी आपको मिलने वाला है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा, जिसका जो स्मॉल एवरेज में हम इसको क्या बोलते हैं, KNCEL, किरतपुर टू नेर चौक, दिस एक्सप्रेस, सॉरी दिस किरतपुर टू नेर चौक 4 लेन जो आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट किरतपुर में रखा गया, मतलब वहां पे चेंज 0 होगा, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, तो टोटल ये स्ट्रेच है यहाँ पे 197 किलोमीटर का, ठीक है, 197 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैं रोड को देख रहा हूं, और वहां पे मुझे रोड के बाजू में बच्चे ये क्या हो गया, ये कर्व स्टोन हो जाएगा, और यहाँ पे जहां हम घास लगा के रखते हैं ये मेरा डिवाइडर टाइप में हो जाएगा, मीडियम बोल दो, डिवाइडर बोल दो। ये क्यों लगाते हैं ये भी हम देखेंगे आगे चल के,
ठीक है। और ये डिवाइडर का विड्थ कितना होता है, मीडियन की विड्थ कितनी रखते हैं ये भी देखेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन था चेनेज के ऊपर, ये जैसे यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया 41 + 400, यहाँ पे लिख दिया 41 + 400, ठीक है, ये लिख दिया 41 + 400। तो इस 41 का क्या मतलब है, देखो आपको ना वो ऑप्शन देके रख रहा था कि चेनेज इज रिप्रेजेंटेड इन, चेनेज को किस में लिखते हो, कोशिश करता हूं इधर लिखता हूं, चेनेज को पहले ऑप्शन में बोल रहा था वो, चेनेज को लिखने के लिए किलोमीटर प्लस मीटर में होगा, या मीटर प्लस किलोमीटर में होगा दूसरा ऑप्शन, या दोनों ही किलोमीटर में है, पहले वाला नंबर भी और दूसरे वाला नंबर भी, या दोनों ही यहाँ पे मीटर में है। हाँ जी, विजिबल है, नहीं विजिबल है तो ब्लैक से तो विजिबल नहीं होगा ये, चलो किलोमीटर है बच्चे, और ये मीटर है, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर और ये भी किलोमीटर, दोनों किलोमीटर या दोनों मीटर है। ये एचपीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था कि अगर मैं चेनेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो चेनेज को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, आगे जो नंबर होता है वो हमेशा किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, और पीछे वाला जो नंबर होगा वो हमेशा मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आपको कभी रोड के बाजू में अगर आप कभी मूव कर रहे हो और कभी आपका ध्यान जाता है कि यार कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि ये जो आगे वाला नंबर है ना, ये बताता है कि जहां से भी रोड बनना शुरू हुआ है वहां से अभी ये 41 किलोमीटर प्लस 400 मीटर पे है। 41 किलोमीटर प्लस 400 बोलने मतलब क्या है कि 41 आगे वाला जो नंबर है वो किलोमीटर में चला गया, और जो पीछे वाला नंबर होगा बच्चे वो मीटर में है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट तो आपको दिख ही रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे पूरा कंप्लीट 4 डिजिट में वैल्यू आ जाएगी तो 1000 मीटर कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया क्या। तो यहाँ पे फिर चेंजेस क्या बन जाएगा, 42 प्लस 0 0 0, ये बन जाएगा। ये पेपर के अंदर पूछा हुआ था, ऑल दो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल इस फैक्ट से अनअवेयर हैं तो डेफिनेटली उनके लिए ये भी एक तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जिन्हें पता है वो तो अच्छी बात है, उनको तो चलो ब्रशअप हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक ये चीजें नहीं देखी हैं, अच्छा ये देखो जरा, अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक डिजाइन का क्या मतलब है, भूलना मत, जितनी भी चीजें बच्चे आपको रोड सरफेस के ऊपर दिखती है, दैट इज काइंड ऑफ विजिबल फीचर्स अवेलेबल ऑन द रोड सरफेस, हम उन चीजों का डिजाइन करेंगे। द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑल द विजिबल फीचर्स दैट वी आर सीइंग ऑन द रोड सरफेस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक डिजाइन, वो कला ही बच्चे यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइन है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं आ रहा हूं टॉपिक के ऊपर, ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन का क्या मतलब होता है, कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ IRC 73 है, ठीक है, 1980, ये ईयर इसका रिवाइज हो चुका है, तो फिलहाल मैं IRC 73 ही बोल रहा हूँ। IRC 73 के साथ आप चलोगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन का क्या मतलब है, तो मैं बोल देता हूँ कि डिजाइन ऑफ all the visible features, design of all the visible features available on road surface, design of all the visible features available on road surface, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा गौर करना, रोड सरफेस के ऊपर समटाइम देखो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, तो सेफली गाड़ी को रोकने के लिए आपको रोड सरफेस के ऊपर मिनिमम इतना तो डिस्टेंस चाहिए ही पड़ेगा कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको गाड़ी को रोकना पड़े, अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली ब्रेक लगाने के बाद भी बच्चे गाड़ी आपकी क्या होती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। हम देखेंगे इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, जैसे हम स्किडिंग बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो हम चाहते नहीं है कि अभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो यही ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर सेफली गाड़ी को आप रोक पाओ। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा ये हम निकालेंगे। अगर आपको ओवरटेक करना है किसी दूसरे स्लो मूविंग व्हीकल को, तो आपको यहाँ पे कितना डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा कि आप सेफली ओवरटेक कर पाओ, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी हम देखेंगे। अगर बच्चे किन्हीं कारणवश या कुछ ऐसी सिचुएशन है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ओवरटेकिंग जोन कहां पे आप प्रोवाइड करोगे और कितनी लेंथ में आपको प्रोवाइड करना है ये भी हम देखेंगे। फाइन, चलिए तो बढ़ते हैं बच्चे आगे। और अगर मैं बात करूं कि पर्पस क्या है ज्योमेट्रिक डिजाइन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन,
हम ज्योमेट्रिक डिजाइन क्यों स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, नॉलेज के लिए, कभी आपसे पूछेगा नहीं व्हाट इज द पर्पस। तो बच्चे हम चाहते हैं कि जितना भी मेरा ट्रैफिक ऑपरेशन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो। मैक्सिमम एफिशिएंसी बोले मतलब कि कम फ्यूल पे आपकी जो गाड़ी है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। ऐसा आपको रोड बना दो जिसमें व्हीकल का जो फ्यूल कंजम्पशन है बच्चे वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पर्पस क्या है ज्योमेट्रिक डिजाइन का, पर्पस ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन इज, ज्योमेट्री डिजाइन का पर्पस मैक्सिमम एफिशिएंसी, ध्यान रखना बच्चे, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और आपके पेपर के अंदर वो जो ईएससी के एक्सर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डालता है एग्जामिनर, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, और जिस रोड पे आप मूव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो रोड सेफ भी होना चाहिए, सेफ्टी भी वहां पे मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम सेफ्टी, और रोड बच्चे आपको कोई बनाना है जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, सेफ्टी भी ड्राइवर या रोड यूजर का रहे, लेकिन कॉस्ट रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। आप कॉस्ट भी देखोगे ना, अगर मान लो आप रोड बहुत अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड का बना दो लेकिन इतना ज्यादा रोड ट्रैफिक नहीं होगा तो डेफिनेटली आप वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को इनक्योर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी मिलनी चाहिए, और इसके साथ बच्चे आप चाहते हो ये सारी चीजें एट रीजनेबल कॉस्ट पे, एट रीजनेबल कॉस्ट। ये ध्यान रखना आपने, तीन चीजें, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम सेफ्टी, एट रीजनेबल कॉस्ट। यही पर्पस है ज्योमेट्री डिजाइन का। मतलब आप बहुत ही वाइसली यहाँ पे पैरामीटर को सेट करोगे सो दैट एफिशिएंसी ऑल टाइम मैक्सिमम हो, सेफ्टी ऑल टाइम मैक्सिमम हो, और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्योर हो उस पर्टिकुलर हाईवे का या रोड का वो ऑल टाइम मिनिमम हो। ये ध्यान रखना बस, ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब बच्चे मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कोर में एंटर कर गए हैं हाईवे के, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीडी को अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन। मैं फिर से बोल देता हूँ, जिन जिन बच्चों के अभी भी ब्रेन में ये डाउट है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है बच्चे, जो जो चीजें रोड के ऊपर दिखती है, रोड की विड्थ भी आपको दिखेगी, और रोड में उसकी लेंथ के अलावा जो भी आपने राइज या फॉल दिया होगा जिसको आप ग्रेडियंट बोलते हो, जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ती है तो असेंडिंग ग्रेडियंट होता है, जब गाड़ी उतराई उतर रही है तो वो डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है। तो जो भी आप ग्रेडियंट दोगे बच्चे रोड में, ऐसा भी नहीं होगा, देखो जैसे सेम एग्जांपल मान लो ये आपके पास कुछ ऐसे जैसे पहाड़ है, हिल है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हिल है, और आप बोलो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे जो रोड है वो स्ट्रेट बनाना है कुछ ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से रोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे पहाड़ को इसको डेमोलिश करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिल्कुल चीपली काम करना चाहते हो, एकदम चीपली बिल्कुल सस्ते तरीके से काम करना चाहते हो, तो क्या करोगे, अपने रोड को बिल्कुल ऐसे ही कास्ट कर दोगे, बना दोगे, ठीक है। अगर आप फॉरम में देखोगे तो आपको मिलेंगे वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं नेचर के साथ, रोड को वैसे बना दिया आपने। लेकिन दिक्कत क्या आएगी बच्चे, गाड़ी की भी एक कैपेसिटी होती है चढ़ाई चढ़ने की, हो सकता है कि जो आपने स्लोप रोड को दिया है गाड़ी उस स्लोप को चढ़ ही ना पाए, ठीक है। मान लो जैसे ये गाड़ी है, ये क्लेम कर रही है इसको, तो कुछ हद तक तो गाड़ी ने स्लोप चढ़ लिया। अगर ये स्लोप आपका बहुत ज्यादा लेंथ में होता है, और आपने देखा भी होगा कई बार, या जो नए ड्राइवर होंगे, ठीक है, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो तो एकदम से किसी पर्टिकुलर स्लोप को ढलान को वो गाड़ी से निकाल देते हैं, लेकिन जो नए होते हैं वो उनकी गाड़ी बीच में फंस जाती है, ठीक है। तो गाड़ी की भी बच्चे कैपेसिटी होती है चढ़ाई चढ़ने की, तो आप कभी भी इस तरह का स्लोप यहाँ पे डिजाइन नहीं करोगे कि गाड़ी उस पर्टिकुलर स्लोप को या चढ़ाई को चढ़ ही ना पाए। तो सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी होती है, और हम यहाँ पे रोड के पैरामीटर को सेट करेंगे कि रोड का विड्थ इतना होना चाहिए, और रोड में आपको लॉन्गिट्यूड स्लोप इतना देना है, और जो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो हमें इस तरह से सेट करने हैं। फाइन, तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। अब बच्चे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीडी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करते हैं बच्चे। तो पहला फैक्टर है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टोपोग्राफी। पहला फैक्टर है बच्चे टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी मेरे ख्याल से सभी समझते हैं। हिमाचल से बच्चे आप बिलोंग करते हो तो टोपोग्राफी होता है कि आपको सामने क्या दिख रहा है, आपको पहाड़ दिख रहा है, आपको प्लेन दिख रहा है, आपको एक तरह से रोलिंग उबड़ खाबड़ वाला रीजन दिख रहा है, ठीक है, या आपके पास फॉरेस्ट एरिया है, या मान लो कहीं पे आपके पास वाटर बॉडीज की फॉर्मेशन है, तो हम टोपोग्राफी इस तरह से लेके चलेंगे। लेकिन हाईवे में बच्चे जब भी हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो हमारा कंसर्न होता है क्रॉस स्लोप ऑफ द कंट्री।
मतलब हमारा जो कंट्री है उसका स्लोप किस तरह से है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ टेरेन, स्लोप ऑफ टेरेन, स्लोप ऑफ टेरेन। क्लियर। अच्छा अब इसमें देखो बच्चे ये पहला टेबल है और मैं एक चीज क्लियरली यहाँ पे बोल देता हूं, हाईवे में अगर आपको टेबल याद है, अगर हाईवे इंजीनियरिंग में आपको टेबल याद है तो आप ये लेके चलो हाईवे आपकी टिप्स पे है, खासकर ज्योमेट्री डिजाइन। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग में आपको अगर टेबल याद है आप ये लेके चलो कि आपका जो हाईवे इंजीनियरिंग है वो आपकी टिप्स पे है। टिप्स पे है मतलब आप लेके चल सकते हो कि 8 से 10 नंबर या 7 से 8 नंबर के बीच में आपके 7 या 6 मार्क्स कहीं भी नहीं जाते। ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाले बच्चे, बस कुछ और एरिया जहां पे हमें फोकस करना होगा, वी विल सी दैट एरिया आल्सो। तो टोपोग्राफी की अगर हम बच्चे बात करें तो हमारा कंसर्न है यहाँ पे स्लोप के साथ। चलिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जरा। अगर बच्चे मैं यहाँ पे आपको पहले मैं टोपोग्राफी के ऊपर लेके चलता हूँ, ये फिगर के ऊपर मैं आ रहा हूँ बाद में। ये देखो जरा, ये देखो जरा आपको किस तरह का यहाँ पे व्यू दिख रहा है टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी देखो बच्चे, यहाँ पे टोपोग्राफी में क्या दिख रहा है आपको, पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ी एरिया है बच्चे। और आपको रोड बनाना है, आपका जो रोड है बच्चे वो मनाली से होता हुआ लेह लद्दाख जा रहा है, फॉर एग्जांपल। क्योंकि मनाली तक तो ऑलरेडी आपके पास 4 लेन है जो अभी आपको मिलने वाली है सौगात अगले महीने, उसके आगे आपको रोड बनाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, टोपोग्राफी का ध्यान रखोगे। क्योंकि अगर यही प्लेन रीजन होता तो आप यहाँ पे रोड को बिल्कुल सीधा बना सकते थे और उसके ऊपर डिजाइन स्पीड भी आप ज्यादा फ्रेम कर सकते थे, लेकिन हिली रीजन में नहीं कर पाओगे। क्योंकि सेम एग्जांपल, नेशनल हाईवे के लिए यूजुअली बच्चे हम जो डिजाइन स्पीड लेके चलते हैं वो होता है 100 kmph का, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द नेशनल हाईवे दैट वी हैव इन इंडिया। अगर कोई नेशनल हाईवे जैसे मान लो आपका लेह लद्दाख मनाली से होता हुआ या पंजाब में आ रहा है और यहाँ पे पंजाब में आप गाड़ी की स्पीड 100 की स्पीड से दौड़ा रहे हो उसके ऊपर, अगर सेम आप मनाली में चलाओगे तो बच्चे वो गाड़ी रोड पे ऊपर नहीं मिलेगी आपको, कहीं नीचे मिलेगी खाई में जाके, है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर। पहला ही टेबल है हाईवे में, मतलब हमें टोपोग्राफी देखना है। अच्छा इसके साथ ये भी देखो, ये बच्चे लेह लद्दाख का पिक्चर। अब क्या होगा, अगर मान लो रोड बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिजाइन पैरामीटर आप सेट करोगे वो अलग डिजाइन पैरामीटर होंगे एज कंपेयर टू जो डिजाइन पैरामीटर आपने एक रोलिंग टेरेन के अंदर सेट करे होंगे। रोलिंग टेरेन मतलब जिसमें उबड़ खाबड़ होता है, ये भी दिखाऊंगा आपको रोलिंग टेरेन कैसे आप यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे बात करूं, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट। पहला जो यहाँ पे मेरे पास टेबल है दैट इज फॉर द दिस टोपोग्राफी। पहला टेबल है बच्चे टोपोग्राफी के लिए, इसके अंदर बच्चे आप दो यहाँ पे कॉलम बना लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टेबल है हाईवे के अंदर टोपोग्राफी का। टोपोग्राफी का सिंपल मतलब है कि जो कंट्री है वो कैसा दिख रहा है आपको, क्रॉस स्लोप ऑफ द टेरेन। सामने यहाँ पे आपके पास हिल वाली सिचुएशन है, या आप यूके में हो। यूके बच्चे ये उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यूके हो गया उत्तराखंड, बहुत ज्यादा स्टीप आपको स्लोप मिलेंगे, पहाड़ बिल्कुल तीखे होंगे। तो यूके में मोस्टली जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो बीआरओ करता है। प्लेन रीजन में किसका काम होगा, एनएचए का काम होगा। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे इस टेबल में ना दो आप कॉलम बना लो बच्चे। पहले में तो आप लिख लो यहाँ पे टाइप, किस टाइप का आपके पास टेरेन है, और दूसरे में यहाँ पे आप लिख लो स्लोप। ठीक है, दूसरे में आप लिख लो स्लोप। आप ये कंट्री के स्लोप की बात कर रहे हो, कोई रोड के स्लोप की बात नहीं कर रहे हो। जो आपको सामने कोई पहाड़ दिख रहा है ना, थोड़ा सा और आपको अवेयर करता हूँ। देखो जैसे मान लो ये पहाड़ है कोई, फॉर एग्जांपल दिस इज काइंड ऑफ द हिल दैट वी हैव। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे इसके फुट पे इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, मान लो ये θ1 बोल देता हूँ। ठीक है, और इस तरफ मैं काम करता हूँ, थोड़ा मैं पहाड़ को कुछ ऐसे फ्लैट कर देता हूँ। मान लो ये बिजली महादेव वाला रीजन हो गया जहां से आप चढ़ते हो ट्रैकिंग करते हो, दूसरी साइड आपको नीचे सीधा एक वर्टिकल सा खाई दिखता है। ठीक है, तो एक साइड वाला मान लो ऐसा है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे, ये यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और अगर मैं एंगल की बात करूं, मान लो ये θ2 हो गया, तो मेरा कंसर्न यहाँ पे होता है स्लोप के साथ, और स्लोप कहलाता है tan थीटा बच्चे। स्लोप होता है tan थीटा, ये ध्यान रखना। अब जिस केस में एंगल बड़ा होगा, मान लो मैं बोल देता हूँ कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, अगर एंगल बड़ा होगा तो tan थीटा की वैल्यू बड़ी आएगी। सभी को पता है कि tan 0 0 होता है और tan 90 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही होगी tan थीटा भी बढ़ रहा होगा बच्चे, तो स्लोप बढ़ रहा है। तो जितना भी आपकी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होती हैं या जो जो बच्चे यहाँ पे वर्किंग है, तो ड्राइंग्स के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि आप किस तरह के टेरेन के अंदर ये अपना रोड बनाने वाले हो। ठीक है, मतलब जो आपका जीडी होता है ना, आपको जनरली
जीडी के अंदर मिलेगा। और ये मैं कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जीडी यहाँ पे वो ज्योमेट्रिक डिजाइन नहीं है, ये जनरल ड्राइंग्स होती है जिसमें स्पेसिफिकेशन आपको गिवन होगा, कुछ टर्म्स का क्या मतलब है, अच्छा कहीं कोई चीज लिखा हुआ है रेड लाइन से, येलो लाइन से या ब्लू लाइन से, उनका क्या मतलब है, सारी चीजें वो यहाँ पे मेंशन करेंगे अलोंग विद द दिस ट्रेन आल्सो, कि आप प्लेन टेरेन में रोड बन रहा है आपका, या आपका ये रोलिंग में है या माउंटेनियस में है या ये स्टीप टेरेन के अंदर है, क्योंकि क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री वो मेंशन करेगा। क्लियर? चलिए, सो अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चे यहाँ पे क्या किया गया है ना, ये पहला ही टेबल है और इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप ऑफ टेरेन में कंट्री को, टाइप ऑफ टेरेन की अगर मैं बात करूं तो कंट्री को चार तरह से यहां पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्लेन टेरेन, मैं यहां पे टाइप ऑफ टेरेन लिख देता हूं। चलो, सबसे पहला बच्चे हमारे पास है प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन बोले मतलब क्या है कि जो स्लोप होगा बच्चे वो कम है, और कितना है यहाँ पे स्लोप, दिस इज लेस देन 10%, 10% से कम है ये 10%। और ये किसके बीच में आप बोल सकते हो कि 0 से 10% के बीच में, 10% नहीं होगा, 10% से कम वैल्यू है, बट 0% से बड़ी वैल्यू है। ठीक है। सेकंड, अगर कोई डाउट होगा बच्चे तो आप चैट बॉक्स के अंदर प्लेस कर सकते हो, मैं कंटिन्यूसली चैट बॉक्स भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। दूसरा बच्चे हमारे पास होता है रोलिंग टेरेन। रोलिंग, रोलिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन होगा, अप डाउन ऊबर खाबर टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में ही बात की जा रही है बच्चे। तो जब ये क्रॉस स्लोप ऑफ द कंट्री 10% से तो ज्यादा है लेकिन 25% से कम है, मतलब 10 to 25% के बीच में होगा, टेरेन को बोला गया है रोलिंग टेरेन। आपको रटनी है ये चीजें, दैट यू हैव टू बाय हार्ट, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। प्लेन टेरेन 0 से लेकर 10% के बीच में बच्चे स्लोप की वैल्यू है, और रोलिंग में कितने बच्चे, ये 10 से 25% है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रोलिंग के बाद मेरे पास आता है माउंटेनियस टेरेन। माउंटेनियस बोल दो या हिली टेरेन बोल दो, माउंटेनियस बोल दो या हिली टेरेन बोल दो। जैसे बच्चे हम बात करते हैं हिमाचल की बात करें, हम J&K की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की, अच्छा हम उत्तराखंड की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, पहाड़ी राज्य हैं। ठीक है, और भी पहाड़ी राज्य हैं लेकिन जो अभी हमारी नजर में आ रहे हैं सामने सीधे सीधे। ठीक है, तो माउंटेनियस से हिली टेरेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉस स्लोप है कंट्री का, इट इज मोर देन 25% एंड लेस देन 60%, तो 25 से 60% बच्चे ये वैल्यू होती है। डाटा आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाटा टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल याद है हाईवे में तो आप ये लेके चलो, हाईवे इंजीनियरिंग आपकी टिप्स पे है। और लास्ट बच्चे यहाँ पे होता है आपके पास स्टीप स्लोप्स है, ये स्टीप टेरेन है। तो इस केस में जो स्लोप होता है इट इज ग्रेटर देन 60%, और ये आप चले गए यूके में बहुत ज्यादा स्टीप पहाड़ वहां पे होंगे। ठीक है, या आप चले जाओ किन्नौर में चले जाओ, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा स्टीप पहाड़ मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये जो आपका टोपोग्राफी है, किस रीजन से, किस तरह की टोपोग्राफी से आप रोड बनाने वाले हो, ये सारे के सारे पैरामीटर उसके बिहाफ के ऊपर सेट किए जाएंगे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, फिर से एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। कोई रोड आपको बनाना है, यहाँ पे प्लेन रीजन में बनाना है बच्चे, मान लो आपको ये दिल्ली एनसीआर में लेके जाना है वो। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लेन रीजन में आपका रोड बनेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो डिजाइन स्पीड होगा, डिजाइन वेलोसिटी होगा बच्चे, वो ज्यादा होगा। अगर वही रोड पीछे से मान लो कि हिमाचल से होता हुआ, ये लेह लद्दाख से होता हुआ हिमाचल में एंटर कर रहा है, फिर हिमाचल से पंजाब में, पंजाब हरियाणा, फिर दिल्ली में जा रहा है, तो क्या होगा बच्चे, हिली रीजन में जैसे जैसे आप एंटर करोगे वहां पे जो डिजाइन स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा व्हीकल का, वो कम ही रखा गया होगा। क्यों कम रखा गया, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो टोपोग्राफिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है जो जीडी को अफेक्ट करता है, और इसलिए सबसे पहला यही है टोपोग्राफी, कि अब टोपोग्राफी जानो कहाँ पे आपका रोड बनने वाला है। ये तो बच्चे 1 नंबर देगा आपको, दिस इज गिविंग टू यू 1 मार्क, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, पहली चीज तो ये क्लियर है। अब देखो सेकंड, अगर मैं बात करूं दूसरा बच्चे यहाँ पे जो फैक्टर है जो जीडी को अफेक्ट करता है वो है डिजाइन स्पीड। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं डिजाइन स्पीड की बात करूं, डिजाइन स्पीड मतलब किस स्पीड के लिए आप रोड को डिजाइन करोगे, चाहे वो कोई नेशनल हाईवे है, चाहे वो स्टेट हाईवे है, चाहे वो एमडीआर है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चाहे वो ओडीआर है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, चाहे वो विलेज रोड है बच्चे। ठीक है, तो कोई ना कोई तो डिजाइन स्पीड आप लेके चलोगे और उस स्पीड के लिए अपने रोड को डिजाइन करोगे बच्चे। तो अब यहाँ पे देखो डिजाइन स्पीड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फैक्टर है जो जीडी को अफेक्ट करता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग जीडी। ये आप पहले तो अपने दिमाग में बिठा लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है जो जीडी को अफेक्ट कर रहा है, डिजाइन स्पीड वाला। अगर आप चाहते हो कि आपको रोड सरफेस के ऊपर स्पीड ज्यादा रखनी है
तो डेफिनेटली आपको वैसे ही ज्योमेट्री डिजाइन के पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा आपको मटेरियल यूज करना पड़ेगा। आप उस रोड सरफेस को काफी ज्यादा स्मूथ बनाओगे। स्मूथ बोलने का मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप वहां पे फ्रिक्शन रखोगे नहीं, कि स्लिपरी रोड सरफेस हो जाएगा। हमेशा हम राइडिंग कंफर्ट देना चाहते हैं रोड यूजर को, पैसेंजर को, तो इसके लिए हम चाहते नहीं है कि हमारे रोड सरफेस के ऊपर अनइवननेस हो, पॉट होल टाइप की सिचुएशन हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल तो हम हर रोड में यूज करते हैं, हर रोड में यूज नहीं करते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चे। गांव के लिए एक रोड बनाना है पीएमजीएसवाई के अंदर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, तो उसमें जो मटेरियल यूज किया जाएगा, क्या सेम तरह का मटेरियल नेशनल हाईवे में यूज किया जाएगा? ये अलग बात है कि वो मटेरियल जो आता है वो प्रॉपरली यूज हुआ रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी वेस्टेज कम या ज्यादा, दैट इज सेपरेट थिंग। वो बहुत सारे इशू होते हैं। ठीक है, हम उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे बच्चे, सभी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं बेसिकली। तो मेरा सिंपल सा यही क्वेश्चन है कि क्या वही टाइप, वही क्वालिटी, वही सोर्स का मटेरियल आप यहाँ पे नेशनल हाईवे में यूज करोगे जिससे आप यहाँ पे एक विलेज रोड बना रहे हो? तो आंसर है बच्चे ऐसा तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि विलेज रोड में जो व्हीकल्स का लोड होगा, जो ट्रैफिक लोड होगा, एंटीसिपेटेड ट्रैफिक लोड होगा बच्चे, वो कम होगा। कम होगा तो आप वैसे ही अपने डिजाइन पैरामीटर सेट करोगे बच्चे। ठीक है, चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ये बता देता हूं कि इंडिया के अंदर पहले तो आप ये देखो कितने तरह के रोड है। और मैंने आपको कुछ आइडिया भी दिया था पहले कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये रूरल हाईवेज हैं जो आईआरसी ने एक टर्म यूज किया है, और ये आपका अर्बन रोड्स है। फाइन, चलिए, अब अगर मैं बात करूं यहां पे टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रोड्स, मैं आपको बच्चे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में। ऑल्दो हमें इनको नहीं पढ़ना है, हमारा पर्पस ही कुछ और है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बच्चे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब टाइप ऑफ रोड में मैं सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे एक्सप्रेस वेज की। फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट वी हैव एक्सप्रेस वेज। एक्सप्रेस वेज, तो नाम से समझ जाओ एक्सप्रेस वेज। एक्सप्रेस वेज के ऊपर गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है। यूजुअली एक्सप्रेस वेज आर डिजाइन फॉर 120 km स्पीड। दूसरी स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस वेज के लिए जो डिजाइन स्पीड होता है नॉर्मली आप कितना लेके चलते हो? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूजुअली डिजाइन स्पीड कितना बच्चे? 120 kmph, आमतौर पे यही होता है। ठीक है, और ये जनरली फेंस्ड होते हैं, फेंसिंग लगी होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या आपको कोई क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं बच्चे, है ना, ये कुछ ऐसे जैसे जा रहा रोड, तो ये फीलिंग में बना हुआ है, गौर करना। ये सारा का सारा यहाँ पे फीलिंग में बना हुआ है, और इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो ये एम्बैंकमेंट में बना हुआ है। और बच्चे यहाँ पे ये मत बोलना कि सर ये तो सबग्रेड होता है। सबग्रेड एम्बैंकमेंट का ही पार्ट है। जो सबग्रेड होता है वो एम्बैंकमेंट का पार्ट है, लेकिन सबग्रेड आपको ऊपर मिलेगा, और जनरली हम बोलते हैं कि एम्बैंकमेंट नीचे है। तो जैसे जैसे आप टॉप पे चलोगे बच्चे, जैसे जैसे आप बॉटम में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे जो क्वालिटी होती है मटेरियल की बच्चे, वो बेहतर से बेहतरीन होती चलती है। जिससे ये फायदा होता है कि जो टॉप मोस्ट में बच्चे आपका मटेरियल होगा वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, तो उस पर्टिकुलर लेयर की जो थिकनेस रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे कम होती है। ये ध्यान रखना। मतलब आप ये भी बोल सकते हो, एक तरह से हम देखेंगे आगे चल के कि जो सीपीआर टेस्ट भी हम कर रहे होते हैं मटेरियल के ऊपर, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल को ही चेक कर रहे होते हैं, तो वो सीपीआर वैल्यू सबसे ज्यादा आपको हाई मिलती है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने बच्चे एक फीलिंग में यहाँ पे रोड का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया। ये क्रॉस सेक्शन है रोड का, तो जनरली आपको फीलिंग में ऐसा ही मिलता है। इसको उल्टा कर दो तो कैनाल का क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। इज दिस क्लास फॉर ऑल सब्जेक्ट? ये तो हाईवे के चल रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स कहां से आ जाएंगे इसके अंदर? दिस इज ओनली फॉर हाईवे। हाईवे की क्लास चल रही है हमारी। अब बच्चे ये मान लो मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये सेंटर लाइन है, ये ब्लैक वाला जो मैं शो कर देता हूँ सेंटर लाइन है। और आप कभी ना कभी देखे होंगे, आप मूव भी करते होंगे डेली ऐसे हाईवे से बच्चे जो हाइट पे बने हैं। ठीक है, अब हाइट पे बनने का पर्पस देखो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे बारिश वगैरह होगी, एक तो फ्लड जो वाटर होगा इजीली आपके रोड सरफेस के ऊपर नहीं आ पाएगा। ऐसा ही होगा ना बच्चे? तो मैं बोलता हूं कि जब भी आप रोड्स को फीलिंग में बनाते हो, whenever roads are constructed on the filling and there is no need to pay attention or take care of the drainage, क्योंकि आप पहले से ही फीलिंग में इसको बना रहे हो। और ऐसा नहीं होगा कि ये अगर मान लो आपके पास 2 मीटर का फील है तो आपने इकट्ठा ये 2 मीटर एक साथ ही मिट्टी डाल दी है, तो आप यहाँ पे लेयर में इसको कॉम्पैक्ट करोगे। ईच लेयर को बच्चे आप अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हो, और हर लेयर की आप यहाँ पे डेंसिटी चेक करते हो। साइड पे जो सॉइल का आप डिग्री ऑफ डेंसनेस या कॉम्पैक्शन चेक करते हो। तो आप एक टर्म यहाँ पे निकालते हो सबसे पहले कि फील्ड ड्राई डेंसिटी कितनी है,
फिर जो भी बच्चे यहाँ पे लैब में बैठे होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे लैब पर्सन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, लैब के अंदर इसी सॉइल का जो आपने यहाँ पे यूज किया एज अ फिल मटेरियल, बॉरम एरिया से पहले सॉइल उनके पास आता है, टेस्टिंग की जाती है, उसका यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकाला जाता है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकाली जाती है। तो आप ये दोनों का रेशियो चेक कर रहे होते हो और आप यहाँ पे रिलेटिव कंपेक्शन की आपको इतना % कंपेक्शन रिक्वायर्ड है और लेयर का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप ये चेक कर रहे होते हो। हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं ये निकालने के, ठीक है सर। हाँ, हाइट में डिफरेंस रहता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द एम्बैंकमेंट हाइट ऑफ द एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे। ये बच्चे डिपेंड करेगा स्टेटा कैसा है। अगर आपको यहाँ पे देखो एज इट इज मैनुअल के अंदर आपको कोई ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि एक मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट स्पेसिफाइड किया गया है, लेकिन सबग्रेड का आपको मिलेगा। अगर आप नेशनल हाईवे या आप एक्सप्रेस वे की बात करोगे बच्चे, तो यहाँ पे सबग्रेड की एक हाइट रखी गई है कि एटलीस्ट आपको इतना मीटर का सबग्रेड बनाना है फीलिंग में, ठीक है। ऑल दो बच्चे वो तो डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास यहाँ पे एक हार्ड स्टेटा मिल रहा है कंसिडरेबल डेप्थ पे, आप वहीं से बनाना शुरू कर दोगे तो जो फीलिंग की डेप्थ होगी वो कम होगी। अगर आपको यहाँ पे एक बहुत ही पुअर स्ट्रेटा मिल रहा है और आप उसके ऊपर सॉइल डाल के फिर से कंपेक्शन करना चाहते हो, लेकिन नीचे कुछ ऐसी सॉइल है जो बहुत ज्यादा सॉइल और श्रिंक कर रही है, तो पहले तो बच्चे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो कम डेप्थ में होगी और आपने डिसाइड किया है, डिजाइन में डिसाइड हुआ कि उसको बाहर निकालना, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फीलिंग का आपका हाइट होगा या डेप्थ होगा बच्चे वो बढ़ जाएगा, अर्थवर्क की क्वांटिटी बढ़ने वाली है, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आमतौर पे फेंस्ड होते हैं, जो एक्सप्रेस वेज होते हैं दीज आर जनरली फेंस्ड। दोनों तरफ इनमें क्या लगा होता है, फेंसिंग लगी होती है कि मतलब यहाँ पे एक तो ट्रेस पासिंग ना हो, लोग वगैरह इसको क्रॉस ना कर पाए। और आपने देखा भी होगा, अगर कोई मान लो ये हाईवे जा रहा है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसके बाजू में फेंसिंग नहीं लगी है या कहीं से फेंसिंग टूटी हुई है, ठीक है, फेंसिंग लगी होता है वो स्टील वाला, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, और समटाइम यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो रोड क्रॉस करते हैं जिससे कैजुअलिटी होती है। तो इसीलिए जो एक्सप्रेस वेज होते हैं जनरली दे आर फेंस्ड, फेंसिंग लगा होगा दोनों तरफ, फाइन, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट भी यहाँ मेंशन कर देता हूं, दे आर जनरली फेंस्ड, फेंसिंग होगा आमतौर पे, जनरली फेंस्ड, ठीक है। और जो गाड़ियां होंगी बच्चे, गाड़ियों की स्पीड होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी, तो मैं बोल सकता हूँ हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रहेगा इन रोड्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम। और मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन काफी है एक्सप्रेस वे के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सेकंड वी हैव दिस नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। तो बच्चे नेशनल हाईवे के ऊपर यूजुअली जो हम स्पीड लेते हैं दैट इज 100 kmph। नेशनल हाईवे को जो हम डिजाइन करते हैं वो 100 kmph की स्पीड के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द नेशनल हाईवेज दैट आर रनिंग इन द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द कंट्री। अगर आप ये बोलो कि नेशनल हाईवे कोई हमारे पास है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, या मान लो यहाँ पे हमारे पास मनाली में वो पास कर रहा है जो NH21 है, अब उसका जो नंबर चेंज हो चुका है, अगर आप उस हाईवे के ऊपर बोलो कि हमें 100 kmph की स्पीड से गाड़ी दौड़ानी, तो आप नहीं चला पाओगे बच्चे, क्योंकि टोपोग्राफी आपको अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि जैसे जैसे टोपोग्राफी वेरी करेगा फॉर अ गिवन टाइप ऑफ द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या एक्सप्रेस वे, तो जैसे जैसे टोपोग्राफी बच्चे वेरी करेगा वैसे वैसे वो जो डिजाइन स्पीड होगी वो वेरी कर जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे जनरली ये 100 kmph होता है स्पीड, डिजाइन स्पीड यूजुअली ये स्पीड है। अगर वो जनरल सा फिगर पूछता है तो आप 100 kmph के साथ आगे बढ़ सकते हो। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, या तो क्वेश्चन में वो नेशनल हाईवे आपको लिख के देगा या तो स्टेट हाईवे लिख के देगा, दोनों के जितने भी फैक्ट एंड फिगर होंगे वो सारे आपको याद रखने, टिप्स पे कर लेने हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये करते क्या है नेशनल हाईवे, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, लिखता नहीं हूँ। तो नेशनल हाईवे स्टेट को स्टेट से जोड़ेंगे, नेशनल हाईवे स्टेट्स को पोर्ट के साथ जोड़ेंगे, पोर्ट बोले मतलब बंदरगाह। और ये जो नेशनल हाईवे दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे कभी नहीं पूछेगा बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्टेट हाईवे की बात करूं तो जो बच्चे डिजाइन पैरामीटर नेशनल हाईवे के है लगभग मिलते जुलते वही डिजाइन पैरामीटर स्टेट हाईवे के भी हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो स्टेट हाईवे क्या करेंगे, तो स्टेट हाईवे आपके स्टेट के अंदर रन करते हैं या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं। और स्टेट हाईवे आपके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ भी लग रहे होते हैं, ठीक है। इनकी हम स्पीड देखेंगे बच्चे कितनी होती है, IRC गिवन जो स्पीड है वो भी देखेंगे। एमडीआर का मतलब होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और एमडीआर इन पे भी हम देखेंगे कि IRC का जो डाटा गिवन है वो कितना यहाँ पे स्पीड गिवन है हमें। तो अगर मैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करूं, दे आर कनेक्टिंग द अर्बन पॉपुलेशन विद द मार्केट, जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको मार्केट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ODR की, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की, सो दे आर कनेक्टिंग द रूरल पॉपुलेशन विद द मार्केट।
रूरल पॉपुलेशन को मार्केट के साथ जोड़ रहे हैं यहाँ पे ODR, अर्बन पॉपुलेशन को मार्केट के साथ जोड़ रहे हैं यहाँ पे MDR, और विलेज रोड तो आपको पता ही है, गांव से गांव को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास रोड है विलेज रोड, और इसके अंदर लिंक रोड भी आते हैं। जो जो बच्चे अभी काम कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक है, लिंक रोड भी पिक्चर में होते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह से स्पेसिफिकेशन यहाँ पे फॉलो की जाती है। PMGSY के मैनुअल आप यहाँ पे फॉलो करोगे, यहाँ पे आपको NHAI और MORTH की स्पेसिफिकेशन नहीं लगाओगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे बच्चे। अब देखो यहाँ पे एक IRC गिवन टेबल है, फिर से बच्चे टेबल, और मैं क्लियरली बोल देता हूं कि अगर हाईवे में, अगेन सेइंग, टेबल आपको रटे हुए हैं, टेबल याद है, तो आप ये लेके चलो, आपके जो 4 to 5 मार्क्स है वो कहीं नहीं जा रहे बच्चे, वो आपके पास ही रहेंगे, वो हमेशा आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल हम बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं बच्चे, एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और इस टेबल के अंदर अगर मैं फ्रेम करूं तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे डिजाइन स्पीड एज पर IRC के अकॉर्डिंग डिजाइन स्पीड कितना रखना है, ये वाला टेबल है, ठीक है, और ये रूरल हाईवेज के लिए, ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेस वे को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपने। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप की बात कर लेता हूँ, किस टाइप का रोड मेरे पास है, और यहाँ पे मैं टेरेन की बात कर लेता हूँ। मेरे पास प्लेन टेरेन है, मेरे पास रोलिंग टेरेन है, ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे माउंटेनियस या हिली टेरेन है, और मेरे पास यहाँ पे स्टीप टेरेन है, ठीक है। और आपको पता है बच्चे, आपको क्या पता है कि प्लेन टेरेन के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्लेन टेरेन में, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, माइट भी ये थोड़ा सा काफी ज्यादा डार्क हो गया, तो प्लेन टेरेन में जो क्रॉस स्लोप था कंट्री का वो कितना था, 0 से 10% था। मैं इसको रब कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप चीजें लिख रहे हो दिमाग में रटते चलना। और रूलिंग टेरेन में जो क्रॉस स्लोप था कंट्री का वो 10 से 25% था। माउंटेनियस टेरेन में जो क्रॉस स्लोप था कंट्री का वो 25 से 60% था। और स्टीप स्लोप के केस में या स्टीप टेरेन के केस में जो स्लोप था इट वाज ग्रेटर देन 60%। यही फिगर आपके पास था, ठीक है जी, दिस फिगर यू हैव। अब बच्चे यहां पे, और ये पेपर के अंदर ना क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन था ये PPSC में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है, जिसमें आपको डाटा गिवन था, स्पीड लिख के दी गई थी। अब वो आपसे पूछ रहा था कि इसे आप क्या बोलोगे, रूलिंग स्पीड बोलोगे या मिनिमम स्पीड बोलोगे, और तो आपसे उसने स्पीड भी नहीं पूछा हुआ था कि स्पीड बताओ कितना है। तो मैं इसको हल्का सा एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा टेबल छोटा पड़ रहा है इधर। चलिए, तो क्वेश्चन में या तो नेशनल हाईवे पूछेगा या तो स्टेट हाईवे पूछेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो नेशनल हाईवे है या तो स्टेट हाईवे है। तो एटलीस्ट आप ये डाटा तो हमेशा अपने ब्रेन के अंदर रखो, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का, ठीक है। तो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे प्लेन टेरेन के अंदर है बच्चे, तो डिजाइन स्पीड कितना, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है 100 से 80 kmph। ये जो यहाँ पे फिगर है बच्चे, ये जो डिजाइन स्पीड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर IRC इन kmph, किलोमीटर पर आवर के अंदर है ये डाटा, 100 से 80 kmph। तो जो पंजाब वाले बच्चे हैं उनसे ये पेपर में पूछा हुआ था, थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उनसे ये पूछा हुआ था कि जैसे हमने नेशनल हाईवे के लिए बात करी कि नेशनल हाईवे के लिए इन प्लेन टेरेन जो स्पीड का रेंज है वो 100 से लेके 80 kmph का। तो बच्चे ये जो 100 है ना, ये वाला जो फिगर है, दिस इज द रूलिंग स्पीड, इसे हम बोलते हैं रूलिंग डिजाइन स्पीड। और रूलिंग डिजाइन स्पीड के लिए ही बेसिकली हम अपने हाईवे को डिजाइन करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ द रूलिंग डिजाइन स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड होती है जिसके लिए आप यहाँ पे अपने हाईवे को डिजाइन कर रहे हो। और बच्चे ये जो दूसरा वाला फिगर है ना, दिस इज द मिनिमम स्पीड, कम से कम इतना स्पीड के लिए तो आप डिजाइन करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ये जो फिगर है आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 वाला, तो आंसर था वो आपका रूलिंग डिजाइन स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, चलिए पीछे चलते हैं। अब ये तो हो गया नेशनल हाईवे के लिए और स्टेट हाईवे के लिए प्लेन टेरेन के अंदर। अगर मैं बात करूं रोलिंग की, तो रोलिंग में बच्चे ये वैल्यू है 80 to 65 kmph। ये रेंज कितना ही है, 80 से 65, 80 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ सकती है बच्चे। तो 80 to 65 ये डिजाइन स्पीड है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे माउंटेनियस या हिली की, तो ये 50 से 40 है बच्चे स्पीड। आप ये IRC में डाटा चेक भी कर सकते हो बच्चे, और ये 40 to 30 IRC गिवन टेबल है ये।
दिस इज द आईआरसी गिवन टेबल और आपसे वैल्यू वो पूछेगा एज पर द आईआरसी रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर रूरल हाईवेज। और मैंने आपको पहले बोला कि रूरल हाईवेज में क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं, नेशनल हाईवे आ रहा है, स्टेट हाईवे आ रहा है, एमडीआर आ रहा है। ओडीआर वीआर आपका यहाँ पे रूरल रोड्स के अंदर है, रूरल हाईवे में नहीं है, तो गलती मत कर देना पेपर के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट फ्रेम करता है कि आप उसको जल्दबाजी में पढ़ते हो ना और आप उसका आंसर रिपोर्ट कर देते हो, जबकि आपको सही में आंसर आता भी है उसका। तो ऐसी सिली मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ के ही उसका आंसर रिपोर्ट करना फिर, ठीक है। चलिए, नेशनल हाईवे के बाद बच्चे दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एमडीआर, ठीक है। एमडीआर के लिए जो बच्चे यहाँ पे डाटा है, जो डिजाइन स्पीड है प्लेन टेरेन के अंदर वो है 80 to 65 kmph, 80 to 65 kmph ये वैल्यू गिवन है प्लेन के अंदर। अच्छा, अगर मैं रोलिंग में बात करूं तो ये वैल्यू बच्चे 65 से 50 है, 65 to 50 kmph बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एमडीआर वाला जो स्पीड का डाटा है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये पहले वाला रो याद रखो जो मैंने पूरा कंप्लीट रेड में लिखा हुआ है। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए क्या है यहाँ पे रूलिंग और मिनिमम स्पीड है एज पर दिस ट्रेन टोपोग्राफी, दैट इज काइंड ऑफ प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप। ये बस आप वैल्यू याद रखो। समटाइम क्वेश्चन के अंदर आपको वो स्पीड दे के नहीं रखता है और आपसे वो एसएसडी भी पूछ लेता है, तो अगर वो ट्रेन के बारे में कुछ कमेंट करके रखेगा तो बच्चे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। मतलब ले दे के आपको एग्जामिनर ट्रैप में खींचेगा, फंसाएगा वो जाल के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर माउंटेनियस की बात करें बच्चे, तो डिजाइन स्पीड 40 से 30 है केएमपीएच में, और यहाँ पे जो स्पीड है बच्चे वो 30 से 20 है केएमपीएच में, ठीक है। ये डिजाइन स्पीड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चे, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास है यहाँ पे ओडीआर। ओडीआर होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के बाद वाला डाटा याद रखो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर आपने गो थ्रू किया और समवट हाउ अगर पेपर में आ गया, सेम एग्जांपल अगर आपने पढ़ा होगा तो यू कैन जस्ट हैव आइडिया कि मुझे क्या आंसर यहाँ पे क्लिक करना है, फाइन। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओडीआर की, ओडीआर होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ओडीआर के केस में ये जो वैल्यू होती है बच्चे, ये 65 से 50 है। प्लेन में कितना वैल्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने रेड से वैसे लिख दिया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये 65 से 50 है, तो बोलने मतलब कहीं ना कहीं जो प्लेन टेरेन के केस में एमडीआर का वैल्यू था डिजाइन स्पीड का, वो यहाँ पे प्लेन में, जो रोलिंग में था एमडीआर का, वो यहाँ पे प्लेन में हो चुका है ओडीआर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को याद रखने के लिए ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोलिंग में बच्चे जो डिजाइन स्पीड है वो 50 से 40 kmph है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना चीजें वेरी कर रही हैं, और जो जो पेपर में पूछ रहे हैं एटलीस्ट वो आप बहुत अच्छे से करके जाओ, मैं यही बोल रहा हूँ, स्मार्टली काम करना है आप लोगों ने, फाइन। और माउंटेनियस में कितना ये वैल्यू, माउंटेनियस में 30 से 25 kmph है, और ये स्टीप में 25 से 20 kmph का रेंज गिवन है, ठीक है। सिमिलरली हमें विलेज रोड के लिए भी डाटा गिवन है, तो अगर मैं विलेज रोड का यहाँ पे वैल्यू आपको बताऊं, लेट मी राइट द वैल्यू, तो ये मैं रब कर देता हूँ बच्चे। विलेज रोड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टेरेन यही था, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस या हिली बोल दो, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो। और लास्ट वाला जो टेरेन था आपका वो था स्टीप टेरेन, ठीक है, STEEP, स्टीप टेरेन। तो बच्चे डाटा कितना है विलेज रोड में, देखो जो प्लेन टेरेन के अंदर है तो कितना स्पीड है यहाँ पे, ये है 50 से लेके 40 kmph। जितनी भी स्पीड है बच्चे वो सारी की सारी kmph के अंदर है, और ये रूलिंग डिजाइन स्पीड है, और जो पीछे लिखा हुआ है आपका मिनिमम स्पीड है। ध्यान रखना, जो पंजाब वाले बच्चे हैं पीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है ये चीज, तो अदर स्टेट के जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो इससे आपको और भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन नया फ्रेम किया जा सकता है। रोलिंग में बच्चे वैल्यू होती है 40 से 35 की, 40 to 35 kmph, और माउंटेनियस या हिली में होता है 20 से 25, और स्टीप में सेम ही है, ये 20 से 25, ठीक है, 25 से 20 है, लेट मी करेक्ट इट, 25 to 20, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा फैक्टर था जो जीडी को अफेक्ट कर रहा था, दैट वाज द डिजाइन स्पीड। अब ये देख लो, आप फिर से देख लो जरा बच्चे, फिर से देख लो चीजों को।
सो लेट मी जस्ट पुल इट आउट, नहीं इतना रहेगा। ये देखो जरा, अगेन टेबल एक नंबर, पहले टोपोग्राफी वाला टेबल एक नंबर, डिजाइन स्पीड वाला टेबल एक नंबर। याद आपको नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे वाला डाटा ही रखना है, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्मार्टली काम करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। स्मार्टली काम करोगे तो पेपर निकाल लोगे, नहीं तो अदरवाइज अब चीजों के अंदर ही फंसे रहोगे कि अभी हमारा ये पूरा कवर ही नहीं हुआ है सिलेबस, ठीक है। अगला जो फैक्टर है बच्चे जो जीडी को अफेक्ट करता है, थर्ड फैक्टर, वो है आपका ट्रैफिक फैक्टर। अगला फैक्टर जो जीडी को अफेक्ट करता है दैट इज द ट्रैफिक फैक्टर। अच्छा, ट्रैफिक फैक्टर कैसे जीडी को अफेक्ट करता है, खुद सोचो बच्चे, ट्रैफिक फैक्टर कैसे जीडी को अफेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे दो चीजों की बात करूंगा, एक होगा व्हीकल फैक्टर या व्हीकुलर फैक्टर। जो गाड़ी रोड के ऊपर चलेगी बच्चे, वो गाड़ी की डायमेंशन क्या है, उस गाड़ी की विड्थ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने हाईवे की विड्थ डिसाइड करोगे, रोड की विड्थ डिसाइड करोगे। अच्छा, गाड़ी जो रोड के ऊपर अप्लाई करने वाली है उसकी हाइट कितनी है। अच्छा, जो गाड़ी रोड के ऊपर चलेगी उसका वेट कितना है। अब बच्चे दिक्कत यह है कि इंडिया में ना एक तरह से मिक्स्ड ट्रैफिक होता है, हर तरह का व्हीकल आपको रोड के ऊपर मिलेगा। अब आईआरसी के लिए ये तो एक तरह से सरदर्दी था कि किस तरह का व्हीकल हम कंसीडर करें और जिसके बिहाफ के ऊपर हम अपने रोड का डिजाइन करें। तो आईआरसी ने एक स्टैंडर्ड व्हीकल कंसीडर किया, उस स्टैंडर्ड व्हीकल की कुछ विड्थ आपको दी और ये बोला ये मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल होगा, इससे ज्यादा आपको विड्थ ऑफ व्हीकल नहीं मिलेगा। उसी व्हीकल का आपको कुछ लेंथ दिया गया कि ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल होगा, इससे ज्यादा व्हीकल की लेंथ नहीं होगी, और हाइट ऑफ व्हीकल भी स्पेसिफाई किया गया। तो बच्चे यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर मेरे पास है यहाँ पे दिस व्हीकल फैक्टर या व्हीकुलर फैक्टर, जो भी आप बोलना चाहते हो। अच्छा, व्हीकुलर फैक्टर में मैं बात करूंगा यहाँ पे गाड़ी की विड्थ की, गाड़ी की हाइट की, गाड़ी की लेंथ की। तो अभी के लिए मैं आपको जस्ट आइडिया देता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर हम ये सारी चीजों को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे गाड़ी की विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितना है एज पर द आईआरसी। जो मैक्सिमम विड्थ है किसकी, गाड़ी की, आईआरसी के अकॉर्डिंग कितना है। तो आंसर है बच्चे 2.44 मीटर। ये गाड़ी की मैक्सिमम विड्थ गिवन है, इससे ज्यादा विड्थ नहीं होगी, डिजाइन के अंदर हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको 2.5 भी मिल जाएगा, लेकिन आईआरसी ने ये 2.44 मीटर दे के रखा है आप। अच्छा, गाड़ी की लेंथ कितनी होगी, जैसे मान लो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो दो चीजें बच्चे, अगर वो बोलता है लेंथ ऑफ व्हील बेस, जैसे आप साइड से देख रहे हो तो गाड़ी कुछ आपको ऐसे दिख रही है, अब साइड से देख रहे हो गाड़ी कुछ आपको ऐसे दिख रही है, तो ये गाड़ी का आगे वाला पहिया है और ये गाड़ी का बच्चे पीछे वाला पहिया है। तो ये पहिए से पहिए का सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसे मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ व्हील बेस। और आईआरसी गिवन जो वैल्यू वो है 6.1 मीटर, सो यू कैन गो विद द 6 मीटर आल्सो इन द न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है जी। ये 6 मीटर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ लेके चल सकते हो। ओवरऑल जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल है बच्चे, जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन स्पेसिफाई किया गया है आईआरसी के अंदर, क्योंकि आईआरसी का जो डायमेंशन वाला कोड है वो अलग है, ठीक है। तो एज पर द आईआरसी जो मैक्सिमम लेंथ है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ व्हील बेस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हील बेस। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लेंथ कितना है गाड़ी का एज पर द आईआरसी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल एज पर आईआरसी। तो आंसर है बच्चे 18 मीटर। अब तुम खुद देख लो, 18 मीटर लेंथ है गाड़ी की मैक्सिमम, ठीक है। अब आईआरसी ने 18 मीटर मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल कंसीडर किया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन पिक्चर में अंदर है, ठीक है। अलग अलग टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पे हाइट ऑफ व्हीकल के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था चंडीगढ़ एमसी डिपार्टमेंट के अंदर कि ये हाइट ऑफ व्हीकल कितना होता है। हाइट ऑफ व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो बच्चे हाइट ऑफ व्हीकल यहाँ पे मैक्सिमम जो हाइट है वो 4.75 मीटर है। इसमें डबल डेकर व्हीकल को कंसीडर किया गया है, डबल डेकर, जैसे डबल डेकर बसेस होती है हमारे पास, ठीक है। तो वो हाइट कितना होगा डबल डेकर व्हीकल का, मैक्सिमम 4.75 मीटर है। आप इसको फीट में कन्वर्ट करके देख लो कितना बन रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 3.25 फीट होता है, तो 3 मीटर आपका लगभग 10 फीट बन जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा कुछ चीजें मैं आपको और दिखा रहा हूं। सो लेट मी शो यू कि जो विड्थ है, हम कौन सी विड्थ की बात कर रहे हैं। सो लेट मी शो यू द थिंग्स। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। ये बच्चे टोपोग्राफी का ही पिक्चर है, आप देख सकते हो टोपोग्राफी किस तरह से है। अब ये देखो,
ऑल्दो हम आएंगे इस पिक्चर के ऊपर भी, वी विल सी कैम्बर क्या होता है, किस तरह से डिफाइन है। तो फिलहाल के लिए बच्चे जो मैं बात कर रहा था वो मैं इस विड्थ की बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस विड्थ, ये वाला, ये कितना है मैक्सिमम, तो आंसर है 2.44 मीटर, इससे ज्यादा ये विड्थ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं स्टैंडर्ड व्हीकल की बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं इस व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऑल्टो है या कोई मान लो यहाँ पे ब्रेजा है, क्रेटा है, कुछ भी किसी भी तरह की गाड़ी है, मैं स्टैंडर्ड व्हीकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ कि रोड सरफेस से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ 4.75 मीटर। अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल को हमने क्यों यहाँ पे लिमिट कर दिया। अब बच्चे मान लो यहाँ पे आप कोई एफओबी टाइप का लेके जा रहे हो, फुट ओवर ब्रिज है, आपने देखा होगा कभी ना कभी कि यहाँ पे रोड के ऊपर से भी क्या होता है, एक तरह से जो पैदल चलने वाला लोग है, यात्री है, जिसको हम बोलते हैं पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक, वो इजिली मूव कर पाए, ठीक है। जब आप यहाँ पे पासिंग नहीं कर सकते हो इस तरफ से उस तरफ जाना, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये इस तरह से स्टेयर्स होती हैं, जैसे आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी मिलती हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। या बच्चे ऐसा हो सकता है यहाँ पे माइट बी पॉसिबिलिटीज देयर कि यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिकल वायर लेके जानी है बच्चे, तो वो जो इलेक्ट्रिकल वायर है, हैवी इलेक्ट्रिकल वायर या कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल है, वो रोड सरफेस से मैक्सिमम आपको कितना ऊपर रखना है, ठीक है, सॉरी मिनिमम आपको कितना ऊपर रखा है, सो दैट जितने भी यहाँ पे व्हीकल पास करे वो सेफली पास कर जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, जब हमारे पास यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग होती है और हमारे पास ग्रेड सेपरेटर है, दो चीजें, लेवल क्रॉसिंग में तो दोनों रोड सेम लेवल पे क्रॉस कर रहे होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आपको प्रॉब्लम्स आती है, मैनोवर्स हम जैसे स्टडी करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर मैं ग्रेड सेपरेटर यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे से कोई रोड जा रहा है इस तरह से, और ऊपर से यहाँ पे आपने ये फ्लाईओवर टाइप का बना दिया है, तो इससे क्या होगा बच्चे, ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये सेम लेवल पे नहीं है, अलग अलग लेवल पे है ये, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ द ग्रेड सेपरेटर, फाइन। तो बच्चे ये जो आप फ्लाईओवर टाइप का बनाओगे, फ्लाईओवर का भी जो आपका डेक स्लैब होगा, उसका जो बॉटम है बच्चे, वो रोड सरफेस से मिनिमम कितना ऊपर रखना है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए आपको गाड़ी की मैक्सिमम हाइट का पता होना बहुत जरूरी है। और रही बात मैक्सिमम लेंथ की बच्चे, तो जब आप रोड के ऊपर व्हीकल कंसीडर कर रहे हो और आपको यहाँ पे कर्व कंसीडर कर रहे हो, कर्व, ये देखो बच्चे, आपने ऐसा भी देखा होगा कभी ना कभी कि अगर मान लो ये कर्व है, कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है इस तरह से, ऐसे कोई मान लो ये मोड़ है, और क्या होता है देखो, जब भी आप मोड़ पे होते हो, जब भी गाड़ी आपकी स्ट्रेट से, मान लो ये स्ट्रेट है पीछे इधर, जब भी गाड़ी स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में एंटर करती है, ये टॉप व्यू मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई मान लो, जब भी गाड़ी स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में एंटर करती है तो गाड़ी के ऊपर बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हो और सेम एग्जांपल 100 या 90 की स्पीड से आप स्ट्रेट पाथ को ट्रेवर्स किए, आगे चल के कोई आपके पास यहाँ पे सर्कुलर कर्व आ रहा है, राउंड अबाउट आ रहा है, रोटरी आ रहा है, चौराहा टाइप में आ रहा है, मान लो कुछ भी, तो यहाँ पे आप उसी स्पीड के साथ अगर इस कर्व को नेगोशिएट या ट्रेवर्स करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ फिक रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो इस व्हीकल की लेंथ, अगर ये व्हीकल की लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है बच्चे कि ये जो आपने कर्व बनाया है ना, जिस भी रेडियस का ये कर्व फ्रेम किया होगा, तो ये गाड़ी इजिली इस कर्व को ट्रेवर्स ना कर पाए, मतलब इस ड्राइवर को बहुत ज्यादा अपने व्हीकल को आगे पीछे करना पड़ रहा है, फिर ये इस कर्व को ट्रेवर्स कर पा रहा है, ठीक है। तो ये गाड़ी की जो लेंथ है ये भी हमें पता होनी चाहिए। मतलब एक तो हो गया व्हीकुलर फैक्टर, व्हीकल फैक्टर, लेंथ ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल, ये बच्चे जीडी को अफेक्ट करता है। और वेट ऑफ व्हीकल कैसे अफेक्ट करेगा, अगर आप यहाँ पे कम वेट कंसीडर किए और रियलिटी में जो हमारा जो ट्रैफिक लोड है वो ज्यादा था, तो इससे क्या होगा बच्चे, जो मटेरियल आपने चूज किया होगा बच्चे, डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की ज्यादा नहीं रही होगी, तो इससे क्या होगा, जब एक्सेस में लोड पड़ेगा, ज्यादा लोडिंग आएगी, तो वो मटेरियल आपका सेटल कर जाएगा, जिससे पॉट होल की फॉर्मेशन होती है, गड्ढे जिसको आप बोलते हो रोड सरफेस के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपका रोड धस भी जाता है। अभी रिसेंटली आपने पीछे वाकया भी सुना होगा कि ये जो आपका शिमला कालका वाला जो हाईवे था, वो बीच में से कुछ पोर्शन धस गया था, और तो उसके जो मर्जी रीजन हो, लेकिन आप एक तरह से चीजों को दिमाग में रखते हुए सारी चीजों को यहाँ पे क्लब कर सकते हो और सोच सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीडी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं, दूसरा फैक्टर होता है यहाँ पे ड्राइवर फैक्टर या यूजर फैक्टर। ये तो हो गया बच्चे आपका व्हीकल फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है ड्राइवर फैक्टर या यूजर फैक्टर, मतलब जो पर्सन यहाँ पे रोड यूज कर रहा है, ठीक है, उसकी भी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, दैट इज ड्राइवर फैक्टर या यूजर फैक्टर कह लो, कुछ भी बोल लो बच्चे। अब इसमें क्या है ना,
इसमें जनरली हम देखो जो ड्राइवर है, यूजर है, उसका हम विजन देखते हैं किस तरह से है, उसका हम हियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं, उसका हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं कि वो बाई ब्रेन सही है कि नहीं, ठीक है। और आईआरसी बोलता है कि अगर मुझे अपने रोड को डिजाइन करना है तो सेफली मैं यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड कंसीडर करूंगा अगर मुझे यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी होगी तो एसएसडी जिसको हम बोलते हैं बच्चे। तो फिलहाल के लिए ड्राइवर फैक्टर के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, मतलब जो भी यहाँ पे सिचुएशन होगी, आगे जिस भी तरह की सिचुएशन ड्राइवर या यूजर को दिख रही है, वो किस तरह से उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या उसको गाड़ी में ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, या उसको आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है कि नहीं करना है, या उसको गाड़ी को स्लो करना है कि नहीं करना है। तो ये बच्चे एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और कितना समय आपको लगेगा, तो आईआरसी बोलता है कि रिएक्शन टाइम एज पर आईआरसी, जो बच्चे रिएक्शन टाइम है दिस इज 2.5 सेकेंड्स अगर आप यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल रहे हो। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल में, एसएसडी क्या होता है ना। अगर यही आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल रहे होते हो बच्चे, फिर ये यहाँ पे 2 सेकंड हो जाता है, 2 सेकंड, ठीक है। अगर आप ये स्पेस हेडवे निकाल रहे होते हो तो ये 0.7 सेकंड होता है, 0.7 सेकंड, ठीक है, स्पेस हेडवे। क्लियर? चलिए, तो अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला फैक्टर जो बच्चे यहाँ पे अफेक्ट करता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। अब अगला फैक्टर होगा बच्चे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, जो जीडी को अफेक्ट करता है। आप खुद बताओ, सोचो जरा, फटाक से चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कैसे अफेक्ट कर सकता है बच्चे? अगर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, तो आपका जो जीडी के पैरामीटर होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम कम होगा, जस्ट लाइक योर विलेज रोड या ओडीआर, तो उस केस में अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी यूज नहीं किया है, ज्योमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट नहीं किया, फिर भी चल सकता है। लेकिन ये चीज आपकी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के अंदर नहीं चलने वाली। फाइन। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक की बात करता हूँ, और बच्चे मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे बाय दिस कर्व समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो जैसे वाई वाई एक्सिस में यहाँ पे मैं बात करता हूँ ट्रैफिक वॉल्यूम की, हम देखेंगे आगे चल के ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ बच्चे, सुनना जरा, क्योंकि ये नया सा वर्ड आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको पता नहीं ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। ये प्लान है बच्चे, जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं ना, ये मान लो रोड की सेंटर लाइन है, सेम एग्जांपल, ये रोड की सेंटर लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठे हो बच्चे, आप यहाँ पे रोड के बाजू में बैठे हो किसी के इंतजार में, किसके इंतजार में आपको पता है, ठीक है। आप रोड के बाजू में बैठे हो और आपके पास कोई समय काम नहीं था, तो समय भरपूर था आपके पास, आपने नंबर ऑफ व्हीकल को काउंट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे बैठे हो, और आपने क्या देखा कि 1 घंटे में जिस सेक्शन, जिस लोकेशन पे आप बैठे हो, मान लो मैंने इसको 1-1 बोल दिया, 1 घंटे में यहाँ से जो नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस करके, मान लो वो था 100 व्हीकल, सेम एग्जाम्पल, आई डोंट नो द फिगर, लेट बी 100 व्हीकल। तो नंबर ऑफ व्हीकल रोड के किसी भी सेक्शन को, किसी भी लोकेशन को 1 घंटे में कितने पास कर रहे हैं बच्चे, वो कहलाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को आप किससे लिखते हो? बेसिकली व्हीकल पर आवर से, कितनी गाड़ियां रोड के किसी भी एक लोकेशन कंसीडर कर लो जिसको आप सेक्शन बोल रहे हो, 1 घंटे में नंबर ऑफ व्हीकल कितने क्रॉस कर रहे हैं, इसको ये आप काउंट करते रहो 1 घंटे के अंदर। अगर आपने पूरा दिन किया बच्चे, आईआरसी बोलता है कि अगर आपको डिजाइन करना है तो मिनिमम एटलीस्ट 7 डेज 24 आवर्स का काउंट जरूरी है, 7 दिन और 24 घंटे का ये डाटा होगा तो चल पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम है। इससे जितना ज्यादा आपके पास डाटा होगा उतना ही यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ट्रैफिक वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आइए पीछे चलते हैं जरा। तो बच्चे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। वाई वाई एक्सिस में ट्रैफिक वॉल्यूम लिखा और एक्स एक्सिस में टाइम मैंने फ्रेम कर दिया, ठीक है। टाइम, नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करने, मान लो हम बिल्कुल सुबह से 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, 6 AM, फिर मान लो यहाँ पे 9 AM, फिर मान लो यहाँ पे 12 PM, फिर मान लो यहाँ पे 6 PM, मान लो ऐसे करते करते होल अप टू द नाइट, ठीक है, 12 PM तक, 12 AM तक, सॉरी। तो ऐसे करते करते आपने यहाँ पे कुछ डाटा फ्रेम किया हुआ है। नाउ इनिशियली बच्चे अगर आपको कहीं जाना होता है और सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे निकल जाते हो, मान लो आप 6 बजे निकल गए, 6:30 बजे निकल गए, और भी जल्दी निकल गए 5 बजे, तो रोड के ऊपर कोई भी आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। रोड के ऊपर गाड़ी नहीं होती है तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हो, क्योंकि रोड बिल्कुल खुला आपको दिखता है, कुछ भी नहीं आगे। तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है तो ट्रैफिक वॉल्यूम घट जाता है।
गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो ट्रैफिक वॉल्यूम घट जाता है बेसिकली, है ना। हम चीजें पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर, अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। तो इनिशियली मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स कम थे, और जैसे जैसे देखो 9 से 12 का जो टाइम होगा, मान लो 9 to 10 वाला ये ऑफिस टाइम है, स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम है, इंस्टीट्यूट टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। मान लो कुछ ऐसे बढ़ गया फिगर, फिर यहाँ पे ये कम होता गया, और फिर से जो आपका ऑफिस से घर आने का समय होगा, अब ऑफिस से घर तो आओगे ना, स्कूल या कॉलेज से घर आओगे, ठीक है, तो आने का जो समय होगा अगेन ये ट्रैफिक आपका बढ़ जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको फिगर मिल रहा है। ये वेरिएशन हो रहा है बेसिकली, हाउ दिस ट्रैफिक वॉल्यूम इज वेरिंग रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने एक तरह से कर्व यहाँ पे फ्रेम कर दिया, ग्राफ हमने फ्रेम कर दिया। अब आप बोलोगे कि इस कर्व का जो पीक पॉइंट होगा सर ये आपका मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम है, बिल्कुल सही है बच्चे, यही तो है मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम। सो अब आप बोलोगे कि सर हम अपने रोड को मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन करेंगे, इज इट ओके? लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। रोड को देखो, ये जो पीक पॉइंट आपका दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग में अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीक पॉइंट, ये वाई वाई एक्सिस में जो मुझे वैल्यू मिलेगी, इज इट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। सो डोंट डिजाइन योर रोड फॉर दिस वैल्यू, कभी भी अपने रोड को इस वैल्यू के लिए डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम आर में मिला है ना, ये थ्रू आउट द डे आपको इतना वाला वैल्यू थोड़ी मिल रहा है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे थ्रू आउट द डे ट्रैफिक होगा उसको आप 24 आवर से भाग करो, आपको पर आवर में यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो जनरली हम रोड को, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था स्टेट जेई के अंदर, ए में नहीं पूछता है बच्चे कभी भी इतना छोटा क्वेश्चन, जे में पूछा हुआ क्वेश्चन था, रोड्स आर डिजाइंड फॉर, आंसर था डिजाइन आरली वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, या आप चाहे लिख लो अपने पास, डिजाइन कैसा लिखो, ऐसा लिखो आप, रोड्स आर डिजाइंड फॉर, और कैपिटल में लिख देता हूं, फॉर डिजाइंड आरली वॉल्यूम, डिजाइंड आरली वॉल्यूम, इतने के लिए आप डिजाइन करते हो। ये आंसर था, और ये क्वेश्चन था स्टेट जेई के अंदर, ठीक है। तो जो जो बच्चे जेई के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जेई की पोस्ट भी आने वाली है, ये कंफर्म है, जेई की पोस्ट भी आएंगे, और मैं पहले बोल देता हूं कि शुरू से ही आप यहाँ पे नकेल खींच के रखो अपनी, ठीक है। टाइम ऐसा बांध लो कि डेली आपको यहाँ पे लगभग 5 से 6 घंटे देने ही है स्टडी में, ठीक है। अब जब बच्चे मान लो आपको 3 या 4 महीने मिलते हैं और आप पीछे से पहले से ही 3 या 4 महीने से प्रेपरेशन करते आ रहे हो ना, तो लास्ट का जो 1 महीना होता है डेफिनेटली वो आपके लिए रिवीजन का ही रहता है। फिर अगर आप उसी 3 महीने के अंदर चीजों को स्टडी करना शुरू करते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं, जो बच्चे वीक होते हैं वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिन्होंने चीजें पढ़ी होती हैं वो एकदम से ब्रशअप कर लेते हैं चीजों को। इसलिए अभी देखो आपका जो एचपीपीएससी वाला है, हम मिनिमम लेके चलें कि 3 महीने तो आपके पास है, ठीक है। क्योंकि जब तक अभी ये जो कमीशन वाला जो इशू है ये शॉर्ट आउट नहीं होता है, अभी चलो कमेटी बना है, दैट इज सेपरेट थिंग, तो अभी आपके पास समय मिलेगा बच्चे, ठीक है। अब हो सकता है कि जो जेई वाली वैकेंसी है, जो अभी एक कवायद लगाया जा रहा है कि जेई वाली जो वैकेंसी है वो एचपीपीएससी ही आउट करेगा, लेकिन उनके पास भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो होप करेंगे आपको टाइम मिल जाए, और जेई की वैकेंसी जैसे ही आउट हो यहाँ पे, उसमें भी आपको एक सफिशिएंट टाइम मिले जिससे आप समय रहते प्रेपरेशन कर पाओ, और एक क्लियरिटी के साथ आपको यहाँ पे पोस्ट मिले, ठीक है। अभी सभी को पता है, जो जो बच्चे हिमाचल के होंगे, कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं बच्चे आगे। तो ये फैक्टर हैं जो जीडी को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है जो जीडी को अफेक्ट करता है। मान लो आपका जो रोड है, बाजू में कोई हॉस्पिटल है, एम्स है, जैसे हिमाचल का जो पहला एम्स है वो बिलासपुर में खुला है, उसके आजू बाजू में आपने रोड लेके जाना, तो बच्चे आप रोड के पैरामीटर बहुत अच्छे से सेट करोगे, कि आप चाहोगे नहीं कि ऐसा रोड हो जिसके ऊपर गाड़ी अगर मूव कर रही है तो बहुत ज्यादा वो नॉइस पोल्यूशन कर रही है, या जब उस रोड के ऊपर व्हीकल अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है, जिससे बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है। तो सारे के सारे फैक्टर दिमाग में रखने होते हैं, और उसी तरह से हम क्या करते हैं, रोड के पैरामीटर को डिजाइन करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट ऑफ रोड्स। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, हेडिंग डाल दो बच्चे, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ रोड। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं।
आप ये लेके चलो, यहां से आपका कुछ थ्योरेटिकल बेस बनने वाला है। पहली चीज तो ये, सर रेनफॉल करता है इफेक्ट, नहीं रेनफॉल के लिए हम कैम्बर देंगे, वो इफेक्ट नहीं करेगा जीडी को, उसके लिए हम कैम्बर से टेक केयर करेंगे। कैम्बर की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, कैम्बर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन जैसे टोपोग्राफी सेम है। अगर मान लो जैसे धर्मशाला की बात करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। अब मान लो मंडी में आ जाओ, ठीक है, या मान लो आप शिमला में चले जाओ, तो वहां पे आपको बारिश कम मिल रहा है, मान लो वहां पे रेनफॉल का भी इफेक्ट है ना, तो उसके सॉरी वहां पे स्नोफॉल का भी इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपका टोपोग्राफी सेम रहने के बावजूद अगर बारिश चेंज हो रहा है, रेनफॉल चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर को चेंज नहीं करेंगे, जीडी चेंज नहीं करते हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे और पैरामीटर, जैसे कैम्बर हम पढ़ेंगे क्या होता है, हम कैम्बर की वैल्यू से उस चीज को टैकल करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कैम्बर ही यहाँ पे चीजों को टेक केयर करेगा, ड्रेनेज की जो टेक केयर करता है बेसिकली। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हैं, तो बच्चे पहला जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स है वो है मेरे पास पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वी हैव पहला पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चे। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे फ्रिक्शन। फर्स्ट वी हैव फ्रिक्शन, पहला हमारे पास है फ्रिक्शन। लेट मी टेल यू, फ्रिक्शन दो तरह से आपकी हेल्प करता है। एक मैं आपको कुछ चीजें पहले दिखा देता हूं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैं आपको कुछ चीजें बच्चे यहाँ पे दिखा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फिगर देखो जरा, ध्यान से देखना बच्चे, इस फिगर को ध्यान से देखो और क्या हो रहा है ये समझो जरा। इस फिगर को ध्यान से देखो और इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखो। गाड़ी के जो टायर हैं वो एट ऑल मूव नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के जो व्हील हैं वो एट ऑल मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है क्या? ठीक है, जो ड्राइवर भाई साहब है इन्होंने दबा के ब्रेक लगाई है, दबा के ब्रेक लगाई है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने से गाड़ी क्या कर रही है, लेटरली स्किड करती हुई आगे जा रही है। ऐसा होने से क्या होता है बच्चे, ऐसा होने से टायर की बर्निंग होती है। एक तो बर्निंग होगा, ठीक है, फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा, आपका फ्यूल का कंजम्पशन नहीं होगा क्योंकि आपने ब्रेक लगाई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका टायर का बर्निंग होगा। सेकंड, इसे हम बोलते हैं स्किडिंग, दिस इज सेड टू बी द स्किडिंग। ठीक है, ये कहलाता है स्किडिंग। स्किडिंग में जे के अंदर पूछा हुआ है, ए में नहीं पूछता इतना छोटा क्वेश्चन कभी। स्किडिंग में आप बोल सकते हो कि जैसे पहिया अगर बच्चे एक बार घूमेगा, मैं आपको बताता हूँ लाइन डायग्राम के अंदर भी है ना, अगर पहिया एक बार घूमता है, सेम एग्जांपल, चलो इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ बच्चे, इसका मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। ये मान लो गाड़ी का व्हील है, अगर फिर आते हैं उसके ऊपर एक और वीडियो है उसको भी देखते हैं पिक्चर को। ये गाड़ी का व्हील है, मान लो इसका रेडियस मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर है। ठीक है, और ये पहिया कुछ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर पहिया एक बार घूमेगा वन रोटेशन, अगर पहिया एक बार घूम रहा है बच्चे, मान लो पहिया यहाँ से एक बार रोटेशन ये वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सेम एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए। तो पहिए ने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल, ये कितना होगा? अगर पहिया एक बार घूमा है बच्चे, 2 पाई आर हो जाएगा, सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। तो इसे मैं बोलता हूँ बच्चे यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन, टीएम इज द ट्रांसलेशनल मोशन। और पहिया जो घूम रहा होगा उसे मैं बोलूंगा रोटेशनल मोशन, जो पहिया घूम रहा है उसे मैं बोलूंगा रोटेशनल मोशन। और ये बच्चे जो पहिया यहाँ पे एक बार घुमा तो कितना डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर। अगर मान लो पहिया आपका 10,000 टाइम्स घुमा तो 10,000 इंटू 2 पाई आर कर लो, गाड़ी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सिंपल सी बात है। अब बच्चे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, मान लो आपने ब्रेक्स लगा दी, इधर ब्रेक लगा दी, व्हील एट ऑल इज नॉट मूविंग, पहिया नहीं घूम रहा है, फिर भी गाड़ी कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर लेती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं स्किडिंग। तो स्किडिंग में क्या होता है बच्चे, गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका क्या मतलब है कि जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा रोटेशनल मोशन से। ये आपके जेई का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन इन द जूनियर इंजीनियर एग्जाम, कि स्किडिंग में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन के बराबर होता है, या ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन से कम होता है, या ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन से ज्यादा होता है, या कुछ भी नहीं होता। ऑफ कोर्स बच्चे ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा होता है। ट्रांसलेशनल मोशन कुछ भी नहीं है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी का टायर नहीं घूम रहा है तो गाड़ी को भी आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी गाड़ी स्किड करती हुई कुछ डिस्टेंस आगे चलेगी। ये देखो जरा, ये पिक्चर आपको दिख रहा है। अच्छा एक पिक्चर और दिखाता हूँ, ये देखना बच्चे। अब अगले वाले पिक्चर में गाड़ी फंस गई है गड्ढे में, गाड़ी गड्ढे में फंसा हुआ है और देखो टायर तो घूम रहा है लेकिन गाड़ी वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रही। समझ रहे बात को, कि जो डिस्टेंस है बच्चे, थोड़ा गौर करना,
पहिया घूम रहा है ना, अगर पहिया घूमता है यहाँ पे, सेम एग्जांपल, अगर यहाँ पे पहिया एक बार घूम रहा है, वन रोटेशन, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पहिया, जिसका आपने रेडियस बोला था कैपिटल आर, तो 2 पाई आर हो गया क्या, ये हो गया बच्चे। लेकिन यहाँ पे तो पहिया देखो कितनी बार घूमा, और यहाँ पे आप गाड़ी को एक्सेलरेट किए हो, यहाँ पे क्या किए हो, गाड़ी को एक्सेलरेट, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ क्या किए थे, बताना जरा, हाँ यहाँ पे बच्चे ब्रेक लगाए, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ब्रेक लगाए हो, ब्रेक लगाए हो तो गाड़ी के जो टायर होंगे घूम नहीं रहे होंगे, तो ये स्किडिंग हो गया। और इस वाले केस में क्या हो गया, इस वाले केस में तो आप एक्सेलरेटर पे पांव रखे हो, एक्सेलरेट किए, तो यहाँ पे फ्यूल कंज्यूम होता है, और पहिया तो घूम रहा है लेकिन गाड़ी उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रही बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रोटेशनल मोशन होता है बच्चे, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसलेशनल मोशन, और इसे बोला जाता है यहाँ पे स्लिप। तो एक था स्किड बच्चे, एक था स्लिप, इतना क्लियर हो गया होगा। सेकंड एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, इधर ये देखना फिगर में। अब बच्चे ये देखो, आपने ये देखा होगा कभी ना कभी, जब भी गाड़ी, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और स्ट्रेट रोड में गाड़ी की स्पीड थी 90 या 100 kmph, अब उसी से आपने उस कर्व को भी ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है कि गाड़ी के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो गाड़ी यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक जा रही है, लेटरली स्किड होती है, इसे हम बोलते हैं लेटरली स्किडिंग। ये जो आपको फिगर दिख रहा है बच्चे, ये लेटरली स्किडिंग का केस है। दिस फिगर इज फॉर द लेटरल स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, तो हमें ये सारी चीजों को स्टडी करना है। हम चाहते नहीं है कभी हमारे व्हीकल यहाँ पे लेटरली स्किड करे, ठीक है। और जब भी बच्चे यहाँ पे आप ब्रेक लगाओगे, तो जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। आपसे वो पेपर के अंदर पूछता है बच्चे, आपसे वो ये वाली सिचुएशन पूछेगा, मैं बता देता हूँ, रुको जरा, देखो जरा, एक ये वाला फिगर देखो जरा ध्यान से। अब ये भाई साहब ने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुका नहीं, ध्यान देना फिर से, और पीछे वाले को भी ध्यान दो, ये ब्रेक लगा रहा है और टायर से धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने आपको बोला था बर्निंग ऑफ टायर होगा, किसके अंदर होगा, वो स्कीडिंग में होता है, स्लीपिंग में कभी नहीं होता। पीछे वाली गाड़ी को देखना बच्चे, इस गाड़ी को देखना, ये जो पीछे से आ रही है, ध्यान दो जरा, वो देखो। तो बोलने मतलब क्या है बच्चे, कि जब मैं ब्रेक लगाता हूं और अलोंग द लेंथ ऑफ व्हीकल में गाड़ी को रोकना चाहता हूं, तो व्हाट विल हैपन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रजिस्टिव फोर्स बच्चे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिस फोर्स को हम अगर फ्रिक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो वो कहलाता है कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द दिस व्हीकल। तो दो चीजें पिक्चर में आ रही है बच्चे, यहाँ पे तो आता है कोफिशिएंट ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और पीछे वाले केस में आता है बच्चे, यहाँ पे पीछे वाले केस में बता देता हूँ, यहाँ पे आता है कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। तो ये केस आपको काफी बार पेपर के अंदर दिया होता है कि गाड़ी एक स्पीड के साथ मूव कर रही है और ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करी, मान लो बच्चे इसने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी ने 10 या 20 या 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बताओ तो टायर और रोड सरफेस के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा होगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछता है ये एग्जामिनर, मतलब ये भी ट्रैफिक इंजीनियर में आपसे बनेगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग टॉपिक से जनरली चीजें पूछता है आपसे, लेकिन आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में जीडी के अंदर पढ़ा होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चे, और मेरे ख्याल से ये पिक्चर मैं आपको दिखा चुका हूं। अब देखो बच्चे, तो मैं पहले पीछे चीज पे आता हूं, फिर देखते हैं यहाँ से। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहला है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन दो तरह से हमारी हेल्प करता है, एक तो गाड़ी को रोकने में हेल्प करेगा, दूसरा गाड़ी को मोड़ने में हेल्प करता है। ये वाले केस में क्या कर रहा था, ये वाले केस में फ्रिक्शन क्या कर रहा था, बताओ आप मुझे, आप बताओ बच्चे, आप सिविल इंजीनियर हो, बताओ। चलो रुको जरा, ये फिगर चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ये स्लो है। ये देखो, यहां पे फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है गाड़ी को मोड़ने में, टर्न करवाने में। हियर फ्रिक्शन इज हेल्पिंग टू टर्न द व्हीकल, और इस केस में फ्रिक्शन क्या हेल्प कर रहा है, देखो जरा और बताओ। इस केस में बच्चे फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है गाड़ी को रोकने में, ठीक है। गाड़ी नहीं रुक रहा है, वो उसने आगे वाली गाड़ी को हिट कर दिया, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन फ्रिक्शन दो तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। एक तो वो हेल्प करेगा गाड़ी को रोकने में, और दूसरा वो हेल्प करेगा गाड़ी को टर्न करवाने में, ठीक है। तो फ्रिक्शन विल हेल्प्स अस इन द टू थिंग्स, और इन टू वे। फर्स्ट, टू स्टॉप द व्हीकल, सेकंड टू टर्न द व्हीकल। फाइन, बड़ा नहीं आ गया,
ये देखो, तो फ्रिक्शन दो तरह से हेल्प कर रहा है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन टू वेज, दो तरह से फ्रिक्शन हेल्प करता है बच्चे। एक तो गाड़ी को मोड़ने में, फर्स्ट टू स्टॉप द व्हीकल, एक तो गाड़ी को मोड़ने में और दूसरा गाड़ी को रोकने में। तो मैंने पहले लिख दिया टू स्टॉप द व्हीकल, गाड़ी को रोकने के लिए अगर टायर और रोड सरफेस के बीच में यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ये सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्किड होगा, तो इसे आप बोलते हो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्किडिंग। ठीक है जी। सेकंड, और गाड़ी को मोड़ने में भी हेल्प करता है टू टर्न द व्हीकल, टू टर्न द व्हीकल। अगेन अगर टायर और रोड सरफेस के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे लेटरल स्किडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मैंने आपको बताया था गाड़ी जब भी स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में एंटर करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी के बाहर की तरफ लग रहा होता है जो गाड़ी को लेटरली स्किड करवाता है बेसिकली। ठीक है जी। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं। अच्छा कुछ चीजें ये देखो, यहाँ पे हम जो देख रहे थे इसको मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अब जूनियर इंजीनियर का पेपर निकलेगा बच्चे तो आप उसे भी भरोगे तो वो पेपर के अंदर पूछता है। तो एक चीज मैं बोल देता हूँ कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। यहाँ पे ये जो टीएम है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टीएम स्टैंड फॉर ट्रांसलेशनल मोशन और आरएम स्टैंड फॉर दिस रोटेशनल मोशन। इधर लिख देता हूं मैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हो गया आरएम। तो जब तक आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं होगी आप आगे जाके फंस जाओगे हाईवे के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे स्किडिंग की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्किडिंग की, तो स्किडिंग में क्या होता है कि जब ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, मान लो आप ड्राइवर हो अपनी गाड़ी के, तो गाड़ी का पहिया एट ऑल मूव नहीं कर रहा है लेकिन गाड़ी फिर भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है जिसे हम बोलते हैं स्किडिंग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चे कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज मोर एज कंपेयर टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द व्हीकल। क्योंकि पहिया जितनी बार घूमेगा बच्चे, अगर उस नंबर को मैं वो 2πr से मल्टीप्लाई करूंगा तो गाड़ी को भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये सब बोल सकता हूँ कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा स्किडिंग में बच्चे ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रोटेशनल मोशन। जब इसका आप अपोजिट लिखोगे बच्चे तो ये केस बन जाएगा कि जो टायर है वो मड में फंसा हुआ है। फाइन, तो चलो इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब देखना बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे मैं ये लो ये टायर हो गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसे फंसा हुआ कीचड़ में, मड है मान लो इधर। या आपने देखा होगा जो नए नए ड्राइवर होंगे या जो दूसरी स्टेट से जाते हैं घूमने पहाड़ों में, तो होता क्या है बच्चे, जैसे ये कोई इस तरह से कोई ढलान है, मान लो स्लोप है, ठीक है, मैं एक आपको जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर बर्फ पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, यहाँ पे बच्चे बर्फ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो और ये गाड़ी है मान लो, तो ड्राइवर ने बिल्कुल दबा के ब्रेक पकड़ा हुआ लगाया हुआ है उसको बिल्कुल, लेकिन फिर भी गाड़ी उसके पीछे आ रही है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली जो आइस के ऊपर क्या होता है, बर्फ के ऊपर स्लाइड करती है व्हीकल आपकी, वो भी एक तरह से बच्चे आपका स्केटिंग का ही केस बन जाएगा कि कहीं ना कहीं पहिया तो नहीं घूम रहा है लेकिन गाड़ी फिर भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। या मान लो आप बिल्कुल नए हो, अभी गाड़ी सीखे हो और आप कुछ ऐसे स्लोप में गाड़ी चला रहे हो, मान लो बिल्कुल एक खड़ी ढलान है जिसको आप टक्कर भी बोलते हो, ठीक है, आप अपनी भाषा में उसको टक्कर भी बोलते हो, तो क्या होता है बच्चे, जब गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है और जब आप फिर से इसको स्टार्ट करते हो, अब गाड़ी आगे ना बढ़ के, पहिया तो घूम रहा है उस जगह पे लेकिन वो आगे नहीं जाती है गाड़ी, आप और ज्यादा एक्सीलरेट करते हो तो पहिया और ज्यादा घूमेगा उस लोकेशन पे, तो ये बच्चे आपका केस बन जाएगा स्लिप का। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आप कंसीडर करोगे और ये समझ सकते हो कि स्लिप और स्किड में क्या अंतर है। ठीक है, तो गलती मत करना, अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्लिप और स्किड में क्या अंतर है बताओ, तो आप बता दो इजिली। तो मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ कि ये मान लो अगर टायर है और ये यहाँ पे मड वाली सिचुएशन है, कीचड़ में टायर फंसा हुआ है बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, टायर तो घूमे जा रहा होगा बच्चे, पहिया तो आपका मूव कर रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सीलरेटर और दबाया, तो अगर पहिया बच्चे यहाँ पे घूम रहा है, और मैंने आपको पहले बोला कि पहिया अगर एक बार घूमता है, एक रोटेशन लेता है, तो पहिया एक रोटेशन लेने पे 2πr का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो गाड़ी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेट देते हो तो गाड़ी का आरपीएम बढ़ जाता है ना, आरपीएम बढ़ने से क्या होता है, गाड़ी बहुत तेजी से भागती है आगे क्योंकि पहिया तेज तेज घूमता है। फाइन, अगर मैं यहाँ पे बोलूं पहिया तो घूमे जा रहा है बच्चे लेकिन गाड़ी वो डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पा रही, गाड़ी वहीं की वहीं है, ये वाला केस है। कौन से वाला केस है, ये वाला नहीं है बच्चे, ये वाला केस है, टायर तो घूमे जा रहा है लेकिन गाड़ी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पा रही, देखो कितनी बार घूम गया होगा पहिया,
अब जितनी बार यहाँ पे पहिया घुमा है, अगर सेम ये एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड होता, हॉरिजॉन्टल होता, ये गड्ढा नहीं होता ऐसा, तो गाड़ी देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इधर, ठीक है। तो सिंपल सी बात, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बच्चे कि जो रोटेशनल मोशन होगा इसकी वैल्यू बच्चे ज्यादा होगी, ट्रांसलेशनल जो आपका मोशन होगा इसकी वैल्यू बच्चे कम होगी। ये आपका क्या हो गया, ये स्लिप का केस हो गया। तो स्लीपिंग में पहिया जितनी बार घूम रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन से 2πr को मल्टीप्लाई कर दो, गाड़ी को उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए था, नहीं कर पाई गाड़ी उतना डिस्टेंस ट्रैवल, तो बच्चे यहाँ पे आप बोल दोगे कि जो रोटेशनल मोशन है इट इज ग्रेटर देन द ट्रांसलेशनल मोशन। जेई के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस तरह के, ए में नहीं पूछेगा कभी इतना छोटा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फटाक से कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पे फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, देखते हैं बच्चे। तो डाल दो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हेडिंग डाल दो फटाक से, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं आपसे, वो देखो बच्चे ये जो टॉपिक है ना, मैं बोल देता हूँ ये एई में क्वेश्चन नहीं आएगा इधर से इस वाले से, लेकिन जेई में पूछता है आपसे वो। अगर आप जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने आपको पहले बोला है कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और अपना टाइम को ध्यान रखते हुए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं सारी चीजें यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो आपने ध्यान से सुनना है बच्चे चीजों को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं बच्चे। तो पहला फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहा है वो है टाइप ऑफ पेमेंट। पहला फैक्टर है वो है टाइप ऑफ पेमेंट। अब बच्चे टाइप ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है बच्चे, किस तरह का पेमेंट है। पेमेंट बच्चे वो हिस्सा है, वो पार्ट है रोड का जहां पे गाड़ी मूव करेगी, इसको आप कैरिज वे भी बोलते हो। अगर डिफाइन करना होगा तो बच्चे जो आपका पेवमेंट होता है बच्चे, पेवमेंट नंबर ऑफ लेयर से मिलके बना होगा। सर इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स व्हिच टाइप ऑफ पेवमेंट इज एफिशिएंट, बिटुमिनस या सीमेंट कंक्रीट। देखो फ्रिक्शन, अभी मैं इसका आंसर आपको अभी इधर मिल जाएगा, थोड़ा वेट करो। देखो टाइप ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो टाइप ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, सीसी रोड जिनको आप बोलते हो सीमेंट कंक्रीट वाले, जिन्हें हम रिजिड पेमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिटुमिनस रोड, जिन्हें आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हो, ठीक है। अब बच्चे देखो जरा, अब किसमें आपको यहाँ पे फ्रिक्शन कम मिलेगा, किसमें ज्यादा मिलेगा। इतना तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से कि सीसी रोड क्या होते हैं, और ये बिटुमिनस रोड, जितने भी आपको ब्लैक टॉप सरफेस रोड दिखते हैं बाहर, वो सारे के सारे बिटुमिनस रोड ही है। अब बच्चे कहीं ना कहीं सीमेंट कंक्रीट वाले जो रोड होते हैं ना, वो फ्रिक्शन में लैग करते हैं एज कम्पेयर टू बिटुमिनस रोड सरफेस। बिटुमिनस रोड सरफेस में ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जो भी इनका डिजाइन लाइफ होगा, तो इनमें आपको जो फ्रिक्शन वाला वैल्यू होगा ना, वो आपको एक कंसिडरेबल वैल्यू मिलेगा, सफिशिएंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड के साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे टाइप ऑफ रोड आपका वेरी करेगा, कहीं ना कहीं वो चीज भी यहाँ पे फ्रिक्शन को अफेक्ट करेगी। हियर यू विल गेट द लेस फ्रिक्शन, हियर यू विल गेट द मोर फ्रिक्शन, फाइन। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन सा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेगा, दैट इज काइंड ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेमेंट, कंडीशन ऑफ पेवमेंट। अच्छा कंडीशन ऑफ पेवमेंट का क्या मतलब है बच्चे, आप खुद सोचो जरा। कंडीशन ऑफ पेमेंट का ये मतलब है कि कंडीशन आपकी वेट है या ड्राई है, ठीक है। मतलब पेमेंट की है ना, जो आपका पेमेंट है वो वेट कंडीशन में है या वो ड्राई कंडीशन में है, मतलब वेदर पेमेंट इज वेट और ड्राई, सिंपल आंसर इज दैट। अब अच्छा अगर पेमेंट आपका वेट होगा तो डेफिनेटली, अगर वेट पेमेंट होगा उसके ऊपर गाड़ी चलाओगे तो फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा, सिंपल सी बात है बच्चे। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि लेस फ्रिक्शन विल बी देयर, फ्रिक्शन। और बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, फ्रिक्शन को हम एक टर्म से डिनोट करेंगे जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चे मैं यहाँ पे, ये मान लो मैं यहाँ पे व्हीकल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस आई एम जस्ट शोइंग टू योर व्हीकल। इधर मैंने एक गाड़ी आपको यहाँ पे बता दिया, ये गाड़ी है बच्चे। इस गाड़ी का जितना भी वेट होगा वो उसके सीजी से लगेगा नीचे की तरफ डब्ल्यू। अब ये मान लो मेरा पेमेंट है, रोड सरफेस है, तो रोड सरफेस से रिएक्शन मिलेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि गाड़ी खड़ी है वो जमीन में धस जाएगी बच्चे, इधर से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे वेट ऑफ व्हीकल के बराबर ही होगा, डेफिनेटली उसको बराबर होना पड़ेगा। अब बच्चे ये जो गाड़ी है वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रही है, मान लो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन होता है बेसिकली।
अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो धीरे धीरे तो क्या कर रहे हो, आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी का कुछ मास होगा तो अगर आप मास इंटू एक्सेलरेशन करते हो बच्चे तो ये फोर्स हो जाएगा और ये न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हो गया। लेकिन जब बच्चे आप ब्रेक लगा रहे हो, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो मान लो आपने ब्रेक लगा दिया, इधर ब्रेक अप्लाइड, नाउ व्हाट विल हैपन, तो जब यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया तो टायर और रोड सरफेस के बीच में क्या होगा बच्चे, एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। इस रेजिस्टिव फोर्स को मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, इस रेजिस्टिव फोर्स को मैं बोल देता हूँ बच्चे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स लिखना है और ब्रेक लगाने के बाद आप चाहते हो कि गाड़ी आपकी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाए, वो रेस्ट में चली जाए, तो आप बोलोगे कि जितना गाड़ी को ड्राइविंग करने वाला फोर्स था कैपिटल F इक्वल टू ma, उतना ये गाड़ी को रोकने वाला फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों बराबर होने चाहिए बाई मैग्नीट्यूड। नेचर तो अपोजिट है बच्चे दोनों का, तभी तो गाड़ी रुकेगी इधर। अब बच्चे मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ध्यान से सुनना क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ से न्यूमेरिकल। ये जो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको मैं कैपिटल FRICTI1 फ्रिक्शन लिख दिया समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चे ये कहलाता है यहाँ पे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू बोल दो या आप इसे स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हो, तो आपको किन्हीं बुक्स में ये स्मॉल एफ भी मिल जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। म्यू या स्मॉल एफ, दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये बच्चे जो कैपिटल एन है ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वेट ऑफ व्हीकल के बराबर ही है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि म्यू या एफ इंटू नॉर्मल रिएक्शन वेट ऑफ व्हीकल के बराबर है, विच इज इक्वल टू mg, w इक्वल टू mg, ये तो होता है वेट, ठीक है। अब बच्चे मेरे पास ये वैल्यू आ गया कुछ म्यू इंटू दिस m, म्यू इंटू m इंटू जी, ये वैल्यू आ गया मेरे पास। अब अगर आप चाहते हो कि गाड़ी आपकी ब्रेक लगाने पर रेस्ट में आए तो टायर और रोड सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ ये भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों को इक्वल कर लो बच्चे, एम ए इक्वल टू किसके बराबर कर लो, ये म्यू इंटू एम इंटू ये किसके बराबर था, जी के बराबर, तो एम से एम कट जाएगा और ये जो ए होगा बच्चे, अब ब्रेक लगाने के बाद अब आपका ए एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज द रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, म्यू इंटू जी हो गया, और मैंने आपको बोला चाहे आप म्यू लिख लो चाहे आप एफ लिख लो, तो रिटार्डेशन जनरली, ठीक है, रिटार्डेशन को आप म्यू इंटू जी लिख लो बच्चे। रिटार्डेशन ये पूछता है आपसे पेपर के अंदर कि बताओ यहाँ पे रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, और ये पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। रिटार्डेशन क्या हो गया बच्चे आपका, रिटार्डेशन अगर मैं स्मॉल ए बोल दूं समझने के लिए तो ये हो जाएगा म्यू इंटू जी या जी इंटू म्यू लिख लो, या बच्चे आप म्यू की जगह एफ भी लिख सकते हो, तो दिस इज काइंड ऑफ द जी इंटू एफ, तो बच्चे ये बन जाएगा गर्लफ्रेंड। रिटार्डेशन क्या हो गया, सीधा सीधा गर्लफ्रेंड हो गया, जीएफ। भूलना मत बच्चे, आपसे पूछता है कि रेट ऑफ रिटार्डेशन बताओ कितना है, रिटार्डेशन बोले तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, आप म्यू की जगह यहाँ पे एफ भी लगा सकते हो, तो ये क्या बनेगा बच्चे आपका म्यू इंटू दिस जी या जी इंटू एफ, जी एफ गर्लफ्रेंड रिटार्डेशन, ठीक है। कर लोगे मेरे ख्याल से, क्लियर। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा था, चलो पीछे से चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखो बच्चे अगर पेमेंट आपका वेट होगा, पेमेंट वेट होगा, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, चाहे इसको आप म्यू से डिनोट कर लो, तो वेट पेमेंट के ऊपर आपको टायर और रोड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मिलेगा वो कम मिलेगा। अगर ड्राई होगा बच्चे तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसके साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है एग्जामिनर जनरली आपसे, वो होता है कंडीशन ऑफ टायर के ऊपर। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ टायर ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मतलब जो आपकी गाड़ी में टायर लगा हुआ है उसकी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। तो कंडीशन ऑफ टायर को आपने यहाँ पे पेमेंट की कंडीशन के साथ लिंक करके आंसर रिपोर्ट करना है, थोड़ा स्मार्टली आपने आंसर रिपोर्ट करना है, ये ध्यान रखना आपने। कंडीशन ऑफ टायर में बच्चे तो दो तरह से मैं यहाँ पे कंडीशन को फ्रेम करता हूँ। एक मेरे पास ओल्ड टायर है, ओल्ड टायर जिसे हम यहाँ पे वॉर्न आउट टायर भी बोलते हैं, वॉर्न आउट टायर, या मैं इसे स्मूथ टायर भी बोलता हूँ, स्मूथ टायर, ठीक है। दूसरा बच्चे मेरे पास है यहाँ पे न्यू टायर, ठीक है, न्यू टायर। तो बच्चे जब पुराना टायर पुराना हो जाता है ना, जब ओल्ड टायर इज गेटिंग ओल्ड, व्हाट इज हैपनिंग, तो उसका जो यहाँ पे सरफेस होता है वो स्मूथ हो जाएगा, इसलिए हम उसको स्मूथ टायर भी बोल रहे हैं।
और सरफेस इसका स्मूथ होने से क्या होता है, सरफेस एरिया, दैट इज जो एरिया इस रोड टायर का रोड के कांटेक्ट में आ जाएगा वो बच्चे बढ़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास बच्चे एक टायर है और ये टायर पुराना टायर है, इससे क्या होगा, इसका जो सरफेस होगा वो घिसा हुआ होगा, स्मूथ हो गया होगा और ये फैल गया होगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ये नया टायर अगर आपने देखा है जिसके सरफेस के ऊपर ग्रूव्स होते हैं वो हल्का सा उठा हुआ होता है, ऐसे ऐसे जैसा होगा उठा हुआ, मतलब अगर ये रोड के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका जो कांटेक्ट होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड टायर वो कम होगा। ठीक है जी, अब सुनते रहना ध्यान से। तो ओल्ड टायर जब ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जो रोड के कांटेक्ट में आएगा। और अगर टायर आपका ज्यादा रोड के कांटेक्ट में आ रहा है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे ओल्ड टायर की, ओल्ड टायर और अगर ड्राई पेवमेंट है, ओल्ड टायर और ड्राई पेमेंट में, इसलिए मैंने आपको बोला इसको आपने पेमेंट की कंडीशन के साथ लिंक करके आंसर रिपोर्ट करना है। ओल्ड टायर ड्राई पेवमेंट के केस में बेटर रिस्पॉन्ड करेगा फ्रिक्शन को या पेवमेंट को, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन वो अच्छा देगा। ठीक है, अगर ड्राई पेमेंट है और नया टायर आप यूज करोगे तो यू विल गेट द लेस फ्रिक्शन व्हाट यू आर गेटिंग इन केस ऑफ द worn out टायर, स्मूथ टायर या ओल्ड टायर विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई पेमेंट। लेकिन बच्चे अगर न्यू टायर होगा तो न्यू टायर में क्या होता है, न्यू टायर टायर के सरफेस के ऊपर ग्रूव्स होते हैं, ऐसा ही होता है ना। जैसे मान लो ये टायर है, इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपने देखा होगा डेफिनेटली, इसके सरफेस के ऊपर ऐसे ग्रूव्स होते हैं, लाइंस होती हैं ऐसे, जिससे बेसिकली टायर की पकड़ रहे। ठीक है, अगर बच्चे पेमेंट आपकी वेट होगी, अब गौर करना, अगर वेट पेवमेंट है तो उस केस में आपका ये जो नया टायर है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है पेमेंट को एज कम्पेयर टू ओल्ड टायर, क्योंकि वहां पे जो ओल्ड टायर में क्या होता है, आपको स्किडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप ब्रेक अप्लाई करोगे गाड़ी वहां पे ना रुक के आगे जाके रुकेगा, तो वेट पेमेंट होगा तो आपने न्यू टायर प्रीफर करना है, बिकॉज न्यू टायर इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द पेमेंट in case of wet pavement as compared to the old tire या smooth tire या worn out tire. Is it okay? चलिए बच्चे, क्लियर इतना? चलो, तो अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं यहां पे बोलूं क्या गाड़ी की ब्रेक्स भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं? अगर मैं गाड़ी की ब्रेक्स की बात करूं, दैट इज काइंड ऑफ नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ब्रेकिंग एफिशिएंसी या ब्रेक एफिशिएंसी। फटाक से देख लेते हैं जल्दी से। ब्रेक एफिशिएंसी को मैं ईटा बी से डिनोट कर देता हूं बच्चे। अगर गाड़ी की ब्रेक्स नहीं होंगी, दैट इज ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, ये गाड़ी की ब्रेक्स यहाँ पे पुरानी है, घिसी हुई ब्रेक्स है, तो गाड़ी की ब्रेक्स नहीं होंगी बच्चे, आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी, स्किड नहीं कर पाएगी ज्यादा वो। नाउ व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो ज्यादा होगा। और अगर गाड़ी की ब्रेक्स पुरानी है, घिसी हुई ब्रेक्स हैं, तो ब्रेक लगाओगे गाड़ी वहां पे ना रुक के बच्चे आगे जाके रुकेगी, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फ्रिक्शन यहाँ पे चाहे आप म्यू लिख लो चाहे एफ लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चे वो होता है स्पीड। ठीक है, स्पीड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल की, स्पीड ऑफ व्हीकल, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है बच्चे, वी इज द स्पीड, या गाड़ी की स्पीड कम है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, सोचो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ अपनी, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, आप गाड़ी चला रहे हो और आप 90-80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और आप ब्रेक लगाते हो, तो डेफिनेटली गाड़ी जहां पे आप ब्रेक लगाओगे वहां पे ना रुक के आगे जाके रुकेगी, थोड़ा सा स्किड कर जाएगी गाड़ी। लेकिन अगर आप वही गाड़ी मान लो 20-30 या 40 की स्पीड से चला रहे हो, तो अगर आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी में उतना स्किडिंग नहीं होगा जितना हाई स्पीड पे होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी देन दिस फ्रिक्शन विल बी लेस, अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी देन फ्रिक्शन विल बी मोर। दोनों के बीच में एक तरह से इनवर्स रिलेशन है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो बच्चे। क्लियर? ओके, चलिए, और टायर प्रेशर भी रहेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं टायर प्रेशर की, ये चीजें आप अपने आप बच्चे सोच सकते हो, टायर प्रेशर जिसको मैं टीपी बोल रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ कि अगर टायर प्रेशर ज्यादा होगा या टायर प्रेशर कम होगा, गौर करना बच्चे। टायर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन जो आपको मिल रहा होगा टायर और रोड सरफेस के बीच में वो कम होगा या ज्यादा होगा? ये टायर प्रेशर कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? दैट इज द क्वेश्चन। टायर प्रेशर, टायर प्रेशर का क्या मतलब है, टायर के अंदर बच्चे जो हवा है ना वो प्रेशर लगा रही है टायर की वॉल के ऊपर। तो अगर टायर के अंदर प्रॉपर एयर नहीं है बच्चे, तो टायर जब आप देखोगे तो थोड़ा पिच का होगा, पिच का होने से क्या होगा, उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा रोड के साथ वो बढ़ जाएगा, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टायर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिल रहा होगा, और इसके कॉन्ट्रेरी अगर टायर प्रेशर आपका यहाँ पे बच्चे ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन आपको कम मिल रहा होगा। और टायर प्रेशर कम होने से देखो फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा, टायर प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है।
हम देखेंगे आगे चल के, है ना। चलिए, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो बाकी फिर हम देखेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, जो हमारा कल रहेगा बच्चे 4 से 6। तो अभी मैं सेशन को यही एंड कर रहा हूँ, आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर। नेक्स्ट हम 4 बजे मिलेंगे कल शाम को, और हमारा जो टॉपिक होगा ऑलमोस्ट हमने जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे विद द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। बेसिक पहले हम सारा कवर करेंगे बच्चे, कंसेप्ट हम बना लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन में चलेंगे, और वेरियस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से वो फ्रेम करता है वो देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो जेईई में आते हैं, वो नहीं पूछेगा, तो किस तरह से वो क्वेश्चन घुमा सकता है और किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है वो देखेंगे फिर हम, ठीक है। तो चलिए बच्चे, कल मिलेंगे शाम को 4 बजे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, इसी तरह से आप बने रहिए, और साथियों के साथ आप जरूर सेशन को शेयर करो, जो जो बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं, शेयर विद देम आल्सो। ओके, चलिए बच्चे, कल मिलते हैं, थैंक यू।